कहानी एक दुपट्टे की, जिसमें छिपे हैं हजारों रहस्य। एक साधारण वस्त्र या एक श्रापित जाल, जहां प्रेम ने विश्वासघात किया, जहां एक रानी बनी चुड़ैल, और जहां हर कदम मौत की तरफ बढ़ता है। क्या रमन उस भूतिया दुपट्टे की सच्चाई जान पाएगा? क्या वह चुड़ैल के श्राप से बचकर वापस लौट सकेगा, या फिर यह दुपट्टा उसे भी अपने अंधकारमय अंत में खींच ले जाएगा? एक श्राप, एक दुपट्टा और अनदेखा खौफ। देखिए चुड़ैल का दुपट्टा। वीडियो शुरू होने से पहले अपना दिल थाम लीजिए। यह दुपट्टा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट, हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। रामाधीन एक राजा के यहां पहरेदार था। परिवार में उसकी पत्नी राधा और 21 वर्षीय बेटा रमन ही थे। रामाधीन एक मेहनती और कर्मठ आदमी था। वह राजा के द्वार पर पूरी निष्ठा से रात भर जागकर अपने कर्तव्य का पालन करता। रोज रात जब वह नौकरी पर आता तो मालखाने से तलवार और कवच ले लेता। सारी रात चौकन्ना होकर जागता रहता और सुबह जब उसकी नौकरी का समय समाप्त हो जाता तो तलवार और कवच मालखाने में जमा करके अपने घर चला जाता। छोटा सा परिवार कम वेतन में आराम से चल रहा था। रामाधीन ने अपने बेटे रमन को एक बलिष्ठ और ताकतवर नौजवान बनाया था, ताकि वह राजा की सेना में भर्ती हो सके और उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। रमन भी अपने बाबूजी की बात मानकर पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की तैयारी में लगा रहता। राधा अपने पति की मेहनत और बेटे के प्यार को देखकर अक्सर ईश्वर से दुआ करती कि उसका परिवार ऐसे ही खुशहाल बना रहे। एक दिन जब रामाधीन राजा के कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रहा था, रात के 2 बजे राजा अचानक बाहर आ गया। उसने देखा कि रामाधीन बिल्कुल बाबर्दी दुरुस्त अपनी जगह पर मुस्तैद खड़ा है। राजा को देखते ही रामाधीन ने अभिवादन किया। राजा खुश होकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? रामाधीन नजरें झुकाकर बोला, जी महाराज, रामाधीन। राजा ने कहा, हम तुम्हारी मुस्तैदी से प्रसन्न हुए। तुम कल से राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहरेदारी करोगे और तुम्हारा वेतन भी 1.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। कल ही वेतन बाबू को आदेश पहुंच जाएगा। रामाधीन हाथ जोड़ते हुए झुककर बोला, जी हुजूर, जैसा आदेश। राजा वापस अपने कक्ष में चला गया। अगली सुबह से रामाधीन का वेतन बढ़ा दिया गया और उसकी ड्यूटी राजकुमारी के कक्ष के बाहर लग गई। घर जाकर जब रामाधीन ने राधा और रमन को यह बताया तो दोनों बहुत खुश हुए। रामाधीन और तन्मयता से नौकरी करने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन रामाधीन की तबीयत खराब हो गई। उसने वैद्य से परामर्श लिया। वैद्य ने कहा, कुछ नहीं, थकान हो गई है, एक रात आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। शाम को जब रामाधीन नौकरी के लिए निकलने लगा तो राधा उसे रोककर बोली, जब तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लो। रामाधीन बोला, मैं मुंशी को बता नहीं पाया, वरना वह किसी और को भेज देता। आज कर आता हूं, कल आराम कर लूंगा। राधा चिंतित होकर बोली, दिक्कत आज है, कल आराम करने से क्या होगा? तभी रमन आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ मां? राधा ने पूरी बात बताई। रमन बोला, तो इसमें क्या दिक्कत है बाबूजी, आज मैं पहरेदारी कराता हूं। रामाधीन ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, यह ठीक नहीं है। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं है बाबूजी, मैं पूरी तरह चौकन्ना रहकर पहरेदारी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रामाधीन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, जब तलवार और कवच मालखाने से ले तो बता देना कि बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं आया हूं। रमन ने रामाधीन की वर्दी पहनते हुए कहा, मैं सब संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। रमन मुंशी को पूरी बात बताकर मालखाने से हथियार उठा लेता है और पहरेदारी पर पहुंच जाता है। रात में 1 बजे किसी के रोने की आवाज आती है। रमन चौकन्ना हो जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। आवाज और तेज हो जाती है। तभी राजकुमारी अंदर से चीखते हुए बोलती है, कौन है पहरेदारी पर? इस आवाज को बंद कराओ, वरना सुबह शूली पर लटकवा दूंगी। रमन सहमा सा आवाज की दिशा में भाग लेता है। महल से निकलकर वह पीछे के जंगल में घुस जाता है। डरता तो वह था नहीं, इसलिए बेझिझक आवाज की दिशा में भागता जा रहा था। जंगल के अंदर पहुंचकर देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया सर झुकाए बैठी है और बहुत तेज तेज रो रही है। वह बुढ़िया के पास जाकर बोलता है, माता जी, क्या हुआ? इतनी रात गए आप यहाँ जंगल में क्यों रो रही हैं? कोई समस्या हो तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका निराकरण हो सके। बुढ़िया चुप होकर सिसकते हुए बोली, बेटा, मैं और मेरा बेटा इस जंगल से गांव जा रहे थे, तभी डाकुओं ने हमें घेर लिया और हमारा सारा सामान लूट लिया। उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। वो देखो, ऊपर पेड़ पर उसकी लाश टांग दी है।
रमन ने ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर एक लाश लेटी हुई सी टंगी थी। रमन बोला, माताजी, मैं आपके बेटे की लाश उतार देता हूं। बुढ़िया बोली, बेटा, लाश तो वहीं रहने दे। मैं बूढ़ी हूं, इसे गांव कैसे ले जाऊंगी? जमीन पर रहेगी तो जानवर खा जाएंगे। सुबह मैं गांव वालों को बुला लाऊंगी तो वो उतार लेंगे। रमन बोला, तो माताजी, मैं आपकी क्या मदद करूं जिससे आपका यह करुण क्रंदन शांत हो जाए? बुढ़िया उसकी वर्दी देखते हुए बोली, राजा के आदमी हो, राजा ने भेजा होगा तुम्हें। रमन बोला, वही समझ लीजिए। बुढ़िया बोली, तो बेटा, मुझे बस अपने बेटे के आखिरी दर्शन करने हैं, क्या तुम वो करा सकते हो? रमन ने कहा, क्यों नहीं, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए और अपने बेटे के दर्शन कर लीजिए। बुढ़िया बोली, हाँ ये ठीक है। बुढ़िया रमन के कंधों पर चढ़ जाती है और रमन खड़ा हो जाता है। बुढ़िया भी अपने बेटे तक पहुंच जाती है। रमन बुढ़िया को संभाले सीधा खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद रमन को एहसास होता है कि देर हो गई है। उसने सोचा, माताजी अब तक चेहरा क्यों नहीं देख पाई। वह ऊपर देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले चुकी है और उस लाश से दोनों हाथों से मांस नोच नोच कर खा रही है। यह वीभत्स नजारा देखकर रमन पूरी ताकत से महल की ओर दौड़ लगा देता है। बुढ़िया उसे आवाज देती रह जाती है, मगर वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और सर पर पैर रखकर हवा की गति से भागा ही जाता है। भागकर हांफता सा महल पहुंचा। तब तक भोर हो चुकी थी। नौकरी का समय भी खत्म हो गया था। वह सीधे मालखाना पहुंचा और हथियार जमा किए। लेकिन ये क्या, तलवार के साथ एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा भी आ गया था। मालखाना मुंशी मखमली कपड़े को उठाते हुए बोला, ये कहां से मिला? रमन बात छुपाते हुए बोला, न जाने कहां से तलवार में अटक गया। तभी राजकुमारी, जो रात भर सो नहीं पाई थी, वहां से गुजरती है और उसकी नजर उस कपड़े पर पड़ती है। सभी लोग राजकुमारी को उस ओर आते देख सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। राजकुमारी उस कपड़े को उठाते हुए बोली, बड़ा मुलायम कपड़ा है और आरामदायक भी लग रहा है। राजकुमारी की दासी बोली, राजकुमारी, आपके वस्त्र इससे बने तो आप और भी सुंदर दिखेंगी। राजकुमारी बोली, हाँ सच कह रही हो। सुनो मुंशी, ये कपड़ा जो भी लाया है उससे कहो कि पूरा थान लेकर आए। हम निश्चित करेंगे कि इसमें से क्या क्या बनवाना है। राजकुमारी आदेश देकर चली जाती है। मुंशी रमन की तरफ देखता है और रमन सोचता है, ये तो चुड़ैल के दुपट्टे का एक अंश है, ये कैसे लाऊंगा मैं। रमन उदास होकर घर पहुंचा। राधा ने पूछा, हो गई नौकरी? रमन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर राधा ने पूछा, कैसी रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रमन बोला, नहीं। तभी अंदर से रामाधीन निकला और बोला, कैसे तू सुस्त सा हो गया है, किसी ने कुछ कहा क्या? रमन चारपाई पर बैठते हुए बोला, बाबूजी, एक समस्या हो गई है, समाधान समझ नहीं आ रहा है। रामाधीन सामने आकर बोला, कैसी समस्या, पूरी बात बता। रमन सारी बात बता देता है। राधा और रामाधीन की आंखें खुली रह जाती हैं। रामाधीन बोला, ये सब आज ही होना था। रमन बोला, मैं क्या करता बाबूजी, मैंने तो बस अपनी नौकरी की। रामाधीन बोला, बेटे, तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए था, वो मायावी ताकतों से भरा हुआ है। मगर न जाते तो वो हठी राजकुमारी रात में ही सजा दे देती तुम्हें। चलो आज मैं जाता हूं और बात करता हूं। राधा बोली, क्या वो राजकुमारी तुम्हारी बात मानेगी? तुम पहले से बताते रहे हो कि वो बहुत हठी है, उसे चुड़ैल और उसके दुपट्टे से क्या मतलब, उसे तो बस वो कपड़ा चाहिए। रामाधीन बोला, चलो शाम को मैं बात करता हूं, जरूरत पड़ी तो राजा साहब से गुहार लगाऊंगा। शाम को जब वह हथियार लेने मुंशी के पास पहुंचा तो मुंशी उसके कुछ बोलने से पहले ही बोला, रामाधीन, तुम्हारा लड़का जो कपड़ा लाया था और राजकुमारी ने जो मंगाया था, उसके लिए राजकुमारी ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, कह देना कि ले आए। रामाधीन चुपचाप पहरेदारी पर लग जाता है। उधर रमन को पता था कि न तो राजा और न ही राजकुमारी कोई भी बाबूजी की बात नहीं मानेंगे। उसने सोचा, मुझे ही कुछ करना होगा। रमन उठा और तैयार होकर जंगल की ओर बढ़ गया। एक चिट्ठी अपने बिस्तर के नीचे रख दी जिसमें लिखा था, मैं समस्या का हल खोजने जा रहा हूं, जल्द लौटूंगा। जंगल में रमन ने प्रवेश किया और उसी दिशा में बढ़ गया जिस तरफ से पिछली रात आवाज आ रही थी। झींगुर की आवाज से माहौल गूंज रहा था। कभी कभी किसी भयंकर जानवर की आवाज आती तो वह सहम उठता। चारों तरफ खोजी नजरों से उसने उस बुढ़िया को खोजने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह हौले हौले आगे बढ़ रहा था। तभी ऊपर से आवाज आई, फिर आ गया तू? रमन का गला सूख गया। बड़ी हिम्मत कर उसने ऊपर देखा तो सफेद कपड़ों और रेशमी बालों में बुढ़िया हवा में लटक रही थी। बुढ़िया नीचे उतरती हुई बोली, पर आज तो कोई लाश नहीं है बेटा। रमन सहमते हुए बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। बुढ़िया बोली, मैं बूढ़ी चुड़ैल किसकी मदद कर सकती हूँ, मैं तो बस लाश खोद खोद कर खाती हूँ। रमन बोला, मेरी मदद सिर्फ आप कर सकती हैं।
बुढ़िया बोली, बता क्या मदद चाहिए। रमन ने कहा, कल जब मैं यहां से भागा था तो आपके दुपट्टे का टुकड़ा मेरी तलवार में फंस गया था, मुझे वही कपड़ा चाहिए। बुढ़िया बोली, अच्छा वो, मैंने तो तुम्हें आवाज भी दी थी मगर तुम ज्यादा डर गए थे, पर वो कपड़ा क्यों चाहिए तुम्हें? रमन ने पूरी कहानी सुनाई। बुढ़िया बोली, बेटा कहना तो नहीं चाहिए मगर सत्य यही है कि तुम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। रमन ने पूछा, कैसे? बुढ़िया बोली, देखो जो कपड़ा था वो मुझे भूत पिशाच प्रेत की रानी सुबना ने किसी जमाने में दिया था, तब मैं उनकी दासी होती थी, अब मैं वहां नहीं रहती। अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। रमन बोला, खतरा तो यहां भी है, आप बस रास्ता बताइए। बुढ़िया अपने उसी दुपट्टे का कपड़ा उसे देते हुए बोली, इसे संभाल कर रखना, अगर वहां जिंदा रहे तो यही कपड़ा मांग लेना, मानव का वहां जाना ही मौत के बराबर है। रमन कपड़ा रखते हुए बोला, अब बस रास्ता बताइए, बाकी मेरा नसीब देखो कहां ले जाता है। बुढ़िया ने कहा, इस जंगल के उत्तरी छोर पर एक विशाल बरगद वृक्ष है, वहां जाकर कहना महारानी सुबना से मिलना है, वहां से सफर प्रारंभ होगा तुम्हारा। रमन ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और उत्तरी छोर की ओर बढ़ गया। कुछ देर में वह उस विशाल वृक्ष के सामने था। बड़ी हिम्मत कर उसने बुढ़िया के बताए शब्द दोहरा दिए। एक जोरदार गड़गड़ाहट के बाद वह बरगद वृक्ष बीच से चिर गया और एक दरवाजा दिखने लगा। रमन दरवाजे के पास गया और उसे छुआ तो वह चरर की आवाज के साथ खुल गया। रमन ईश्वर का नाम लेकर अंदर घुसा, दरवाजा हौले से बंद हो गया। रमन ने सामने देखा तो नर कंकाल के ढेर लगे हुए थे। सुबह जब रामाधीन नौकरी से लौटता है तो राधा उसे रमन की चिट्ठी दिखाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रामाधीन उसे सांत्वना देते हुए कहता है, चिंता मत कर राधा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, वह बहादुर है और साथ में संयमी भी, वह तेज भी है और पराक्रमी भी, वह अपने फैसले लेना जानता है, इस समस्या का हल लेकर जल्द लौटेगा वह। राधा सुबकते हुए बैठ जाती है। उधर रमन सामने बहुत से नर कंकाल देखता है और हवा में तैरती हुई कई आत्माएं। डर अब उसका खत्म हो चुका था। वह आगे बढ़ता है, तभी आवाज आती है, कौन हो तुम? रमन साहस से जवाब देता है, तुम्हारे लिए तो मानव हूं और नाम है रमन। आवाज के साथ हवा में एक आकृति प्रकट होती है। लंबा काला चोगा पहने एक आदमी आ जाता है, चमकता चेहरा और बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछ। वह बोलता है, मेरा नाम काफल जादूगर है, मैं इस जंगल का महान जादूगर हूं। मेरी जादूगरी से कोई न बच पाया और न कोई मेरे तिलिस्म को तोड़ पाया। हे मानव, तू या तो मेरे जादू को बौना साबित कर या मरने को तैयार हो जा और बन जा कंकाल इन ढेरों की तरह। तेरी रूह भी हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेगी। रमन बोला, मैं तैयार हूं, क्या करना होगा मुझे? तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आकर जादूगर के पैरों में गिरता है और कहता है, काफल जाने दो हमें अपने जादू का शिकार मत बनाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। जादूगर हंसते हुए कहता है, देख रहा है मानव, ये भी मेरे जादू को चुनौती देने आए थे। ये और इसकी बेटी दोनों मेरे कब्जे में हैं। ये बूढ़ा आज तक मेरे तिलिस्म को तोड़ न पाया और यहीं कैद होकर रह गया। रमन बोला, मैं कोशिश करता हूं, पर पहले मुझे इन बुजुर्ग आदमी और इनकी बेटी से मिलना है। जादूगर आदेश देता है, दोनों को इस मानव से मिलवाया जाए, फिर हम भी देखें कि यह कितना चतुर है। बुजुर्ग आदमी और 12 साल की बेटी को रमन के पास छोड़ दिया जाता है। रमन ने पूछा, आप मुझे पूरी बात बताइए, कैसे आप यहां फंसे? बुजुर्ग आदमी ने बताया, मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे जीने का सहारा मेरी यह बेटी ही है, इसलिए मैं इसे बड़ा संभाल कर रखता था। कभी कभी इसको डांट भी देता था। इसे लगा कि मैं इसे प्यार नहीं करता तो यह इस जंगल में भाग आई और इस जादूगर के चंगुल में फंस गई। इसने खुद जादूगर से कहा, मेरे पिता से मुझे छुटकारा दिला दो। क्योंकि यह स्वेच्छा से आई थी, इसलिए अब यह बिना जादूगर की मर्जी के यहां से नहीं जा सकती। जादूगर हमारी रोज परीक्षा लेता है, जिसमें मैं हमेशा असफल हो जाता हूं और हम आज तक यहीं फंसे हुए हैं। रमन ने पूछा, कैसी परीक्षा? बुजुर्ग आदमी ने पूरी कहानी बता दी। रमन ने बेटी से पूछा, क्या तुम अपने पिता से अब भी नफरत करती हो? बेटी बोली, नहीं, मैं तो गलती से यहां आ गई थी, अब तो बस किसी भी तरह पिताजी के साथ यहां से निकलना चाहती हूं। रमन बोला, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और उसके कान में कुछ बता दिया, फिर उसे भेज दिया। इसके बाद रमन ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सुनिए, मैंने यहां आत्माओं को बातें करते सुना था कि आज उस बुजुर्ग बाप की बेटी का अंतिम दिन है। आज अगर आप उसे नहीं पहचान पाए तो वह आपकी बेटी को मार देगा। आप हिम्मत रखिए और आज की कोशिश आखिरी की तरह कीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति घबराकर उदास सा होकर लौट गया। जादूगर ने कहा, अब जादू प्रारंभ हो रहा है। रमन बोला, अगर बाप ने बेटी को पहचान लिया तो मुझे चुड़ैलों की रानी सुभना तक पहुंचने का रास्ता तुम बताओगे? जादूगर बोला, बिल्कुल, पर अगर नहीं पहचान पाया तो तुम यहीं कैद होकर रह जाओगे, मेरे गुलाम बनकर। रमन बोला, मंजूर है,
जादू प्रारंभ होता है। एक बड़े से मैदान में बुजुर्ग आदमी की बेटी जैसी ही 100 लड़कियां खड़ी थीं। एक सी कद काठी, एक जैसे कपड़े और सब कुछ एक जैसा। सारी की सारी 10-10 की लाइन में आंखें बंद किए खड़ी थीं। एक तरफ वह बुजुर्ग आदमी खड़ा था। रमन सबको देखकर मुस्कुराता है। जादूगर जोर से आवाज लगाकर बुजुर्ग आदमी से कहता है, बहुत साधारण सा जादू है जिसमें तू रोज ही भाग लेता है और रोज ही हारता है। इन 100 लड़कियों के तिलिस्म से तुझे बस अपनी बेटी पहचाननी है और तू आजाद। तूने शुरुआत में कहा था ना कि तू बाप है और बाप अपनी औलाद को हजारों में पहचान सकता है। ये तो सिर्फ 100 ही हैं। पहचान और हो जा आजाद। फिर जोर से अट्ठहास करता है। बुजुर्ग आदमी आंखों में आंसू लिए खड़ा होता है। बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी को पहचानने की कोशिश करता है। वह पहली लाइन से शुरुआत करता है और रोते हुए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे एक एक चेहरे को गौर से देखते हुए वह आगे बढ़ रहा था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह तीसरी लाइन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न तो वह अपनी बेटी को पहचान पा रहा था और न ही पुतलों को अलग कर पा रहा था। 8वीं लाइन में खड़ी उसकी बेटी अपने पिता को रोते बिलखते देख रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। 5वीं लाइन तक पहुंचते पहुंचते बुजुर्ग आदमी बिलख रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, आज अगर बेटी को नहीं पहचान पाया तो यह जादूगर उसे मार देगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? अब वह 7वीं लाइन पर था और पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपनी बेटी को पहचान सके। रोकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब वह 8वीं लाइन में तीसरी लड़की के पास पहुंचा जो उसकी वास्तविक बेटी थी, उसने हल्के से पलक झपका दी। बुजुर्ग आदमी के अंदर जैसे ऊर्जा दौड़ गई। उसने झट से उसे गले लगा लिया और चीख कर बोला, यही है मेरी बेटी, यही है, यही है। लड़की ने भी उसे बाहों में भर लिया और दोनों सुबकने लगे। जादूगर का तिलिस्म बाप बेटी के प्यार के आगे चकनाचूर हो चुका था। बाकी की 99 लड़कियां गायब हो गईं। जादूगर बुजुर्ग आदमी से बोला, वाह, आखिर तूने अपनी बेटी को खोज ही लिया। बुजुर्ग आदमी बोला, अब हमें जाने दो। जादूगर ने कहा, हाँ, बिल्कुल जाओ, तुम दोनों अब आजाद हो। उसने उन्हें इनाम के रूप में धन भी दिया। बुजुर्ग आदमी और उसकी बेटी रमन का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चले गए। जादूगर ने रमन से पूछा, कैसे किया तुमने ये? रमन ने जवाब दिया, आसान था। बाप अपनी बेटी को चाहता था, लेकिन वह दिखा नहीं पा रहा था। बेटी अपने पिता के प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मैंने बेटी के कान में कहा कि एक बार अपने पिता के प्यार को दिल से देखना। अगर वह सच्चा लगे तो जब वह तुम्हारे पास आए तो पलकें झपका देना। फिर मैंने बाप से मनगढ़ंत कहा कि आज आप उसकी बेटी को जरूर मार दोगे। और इससे उसे जो उम्मीद थी कि बेटी जिंदा है, वह टूटने लगी। वह पहचानने की प्रक्रिया में फूट फूट कर रोया। यह उसकी बेटी ने देखा और उसे महसूस हुआ कि इनसे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बस उसने पलकें झपका दी। जादूगर ने कहा, और क्या शिक्षा मिली इससे? रमन ने उत्तर दिया, यही कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वे हमें डांटते या हम पर गुस्सा भी करते हैं तो उसके पीछे भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है। साथ ही अपनी भावनाएं भी व्यक्त करनी चाहिए। दिल में रखने से क्या होगा? जादूगर ने कहा, वाह, बहुत होशियार लड़के हो। यहां से 8 कोस दूर नवाचा का महल है, वहां तुम्हें जाना होगा। चुड़ैलों की रानी सुभना तक पहुंचने का आगे का रास्ता वही नवाचा बताएगा। मेरा तिलिस्म खत्म हो गया। मैं सारी आत्माओं को आजाद कर रहा हूं और खुद भी यह जंगल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। यह मेरा जादुई कालीन तुम्हें नवाचा के महल तक छोड़ देगा। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और जादूगर धुएं में गायब हो गया। सारी आत्माएं भी एकदम से धुआं बनकर गायब हो गईं। तभी एक उड़ता हुआ कालीन रमन के सामने आता है। रमन उस पर बैठ जाता है। कालीन उड़ने लगता है। कुछ देर के हवाई सफर के बाद रमन को सामने एक बहुत बड़ा महल दिखने लगता है। कालीन धीरे धीरे नीचे उतरता है और रमन को महल के दरवाजे पर उतार देता है। रमन उतरकर कालीन को प्रणाम करता है। कालीन वापस उड़ जाता है। रमन के सामने चारों ओर फैला विशाल महल था जिसका दरवाजा बंद था। रमन महल के बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर थपकी देता है। अंदर से गरजती हुई आवाज आती है, कौन है? रमन ने जवाब दिया, मैं रमन हूं। आवाज फिर आई, दानव, पिशाच, भूत या कोई अन्य कोटि? रमन ने कहा, मानव। आवाज अट्टहास करती हुई बोली, मानव? हा, एक तुच्छ मानव यहां कैसे? रमन ने कहा, मुझे चुड़ैलों की महारानी सुभना से मिलना है। आवाज फिर गरजती हुई बोली, तो फिर आ जाओ अंदर। महल का दरवाजा खुलता है और रमन सामने मुख्य किले की ओर जाते हुए रास्ते को देखता है। वह उस रास्ते पर चल ही रहा होता है कि अचानक एक भयानक जिन्न उसके सामने कूदता है। रमन सहम जाता है। जिन्न अट्टहास करते हुए कहता है, मानव? हाँ, मानव, यहां कैसे आया तू? रमन सहमते हुए चुड़ैल के दुपट्टे और जादूगर तक की पूरी कहानी सुना देता है।
जिन्न ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं तुझे आगे का रास्ता तभी बताऊंगा जब तू 3 दिन तक मेरा काम करेगा। रमन ने पूछा, कैसा काम? जिन्न ने कहा, मैं इस महल की रखवाली करता हूं और अपने स्वामी नवाचा के लिए कर्तव्यनिष्ठ हूं। महल के मुख्य द्वार पर मुझे रहना होता है, यहां से कोई अंदर न जाने पाए। रमन ने कहा, मैं तैयार हूं। जिन्न गुर्राते हुए बोला, पूरी बात सुन मानव, यहां तू पल भर को भी सोया तो तेरा सिर फट जाएगा और बाकी का शरीर मेरे भोजन के काम आएगा। तू चाहे तो यहीं से लौट सकता है। रमन ने कहा, लौटने के लिए नहीं आया मैं। जिन्न ने कहा, ठीक है, तो फिर खड़ा हो जा इस द्वार पर। मैं चला अपनी नींद पूरी करने। चौकन्ना रहना ए मानव, 3 दिन बाद मिलते हैं। यह कहकर जिन्न हवा में गायब हो गया। रमन ने महल का दरवाजा बंद कर दिया और उसके आसपास टहलने लगा। धीरे धीरे 2 दिन गुजर गए, मगर तीसरे दिन के प्रारंभ से ही रमन की आंखें डबडबाने लगीं। उसने पास के तालाब में जाकर मुंह धोया और फिर अपनी जगह पर लौट आया। शाम होते होते रमन की हालत खस्ता होने लगी। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। फिर भी उसने हिम्मत करके खुद को जगाए रखा। मध्य रात्रि तक उसे समझ आ गया कि किसी भी वक्त नींद का झोंका उसे गिरा देगा। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और अपनी हथेली पर चीरा लगा लिया। खून बह निकला और वह दर्द से छटपटाने लगा। नींद एकदम से गायब हो गई। फिर उसने अपने कपड़ों से एक कतरन काटी और हाथ पर बांध ली। जख्मी हाथ लिए वह फिर सचेत हो मुस्तैद हो गया। भोर की पहली किरण के साथ ही जिन्न वहां प्रकट हो गया। जिन्न को देखते ही रमन निढाल हो गया और वहीं गिर पड़ा। जिन्न ने उसे हवा में उठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया। रमन के शरीर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई। फिर जिन्न ने उसके जख्मी हाथ को देखा और उस पर भी हाथ फिराया। हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। रमन होश में आया। उसने अपने कपड़े और हाथ देखे। कपड़े नए हो चुके थे और हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। रमन जमीन पर खड़ा हो गया। तभी जिन्न बोला, ए मानव, तू बहुत लगनशील और वादे का पक्का है। तेरी वजह से मैं आराम कर पाया। मैं ही नवाचा हूं। मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मांग, क्या मांगता है? रमन ने हाथ जोड़कर कहा, ए महान जिन्न, मुझे बस सुबना तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिन्न ने कहा, तूने न सिर्फ मुझे आराम दिया है ए मानव, बल्कि तूने मुझे इस महल की पहरेदारी से भी मुक्त किया है। मैं अब आजाद हो गया हूं। मुझे श्राप था कि अगर कोई मानव भी इस महल की रखवाली कर लेगा तो उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं सुबना तक तो नहीं, पर वहां पहुंचने के अगले चरण तक पहुंचा सकता हूं। यहां से 4 कोस दूर अभर पहाड़ है। वहां पर गिरगी नामक गिरगिट मिलेगा। आगे का रास्ता वही बता सकता है। मगर उस पहाड़ पर संभल कर रहना मानव। वह गिरगी बहुत दुष्ट है और कुछ जानने से पहले ही सबको खा जाता है। रमन ने कहा, आपका धन्यवाद। मुझे किस ओर जाना होगा? जिन्न ने अपने जादू से एक हवाई अश्व प्रकट किया और कहा, इस पर सवार हो जा मानव। यह मेरा हवाई अश्व तुझे अभर पहाड़ तक पहुंचा देगा। रमन घोड़े पर बैठ गया और जिन्न से कहा, अपना ख्याल रखना मित्र। हाँ। जिन्न ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। हवाई घोड़ा हवा में लहराता हुआ उड़ान भरने लगा। रमन हवाई घोड़े पर बैठा आसमान में उड़ रहा था। नीचे नदी, तालाब और मैदान नजर आ रहे थे। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ उड़ता ही जा रहा था। कुछ देर बाद रमन को दूर से ही एक बहुत सुंदर हरा भरा पहाड़ दिखाई देने लगा। घोड़ा उस पहाड़ पर धीरे धीरे उतर गया। रमन ने झुककर घोड़े का अभिवादन किया। घोड़े ने भी गर्दन हिलाई और फिर वापस आकाश में उड़ गया। रमन जंगल में आगे बढ़ने लगा। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह आगे बढ़ रहा था। तभी पेड़ों के चरमराने की आवाज आई। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक विशालकाय गिरगिट गुजरता हुआ दिखाई दिया। वह अपनी जीभ से सभी पेड़ों को छू रहा था। तभी रमन का पैर फिसल गया और वह लुढ़क गया। गिरगिट तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने रमन की ओर पलटकर अपनी जीभ फेंकी। रमन तेजी से उछलकर बच गया और चीखा, मेरी बात सुनो। गिरगिट अपनी जीभ इधर उधर फेंक रहा था और रमन उछल उछलकर अपनी जान बचा रहा था। तभी रमन फिर जोर से चीखा, मुझे सुबना से मिलना है। गिरगिट अचानक शांत हो गया और बोला, कौन हो तुम? यहां तक पहुंच गए हो तो साधारण तो नहीं होगे। रमन, मैं रमन हूं और मुझे चुड़ैलों की रानी सुबना से मिलना है। गिरगिट, अच्छा तो तुम्हें सुबना से मिलना है, मगर तुम्हें क्यों मिलना है सुबना से? रमन उसे पूरी कहानी बताता है। गिरगिट, मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। रमन अब तक समझ चुका था कि वह एक माया जाल में फंसा हुआ है और उसे इस सब का बहादुरी से सामना करना है। रमन, कैसी पहेली? गिरगिट, सूर्योदय के साथ ही इस जंगल में 7 डोलियां आएंगी। उन 7 डोलियों में से हर एक में एक राजकुमारी होगी, मगर उनमें से 6 राजकुमारियां नकली हैं। वो आदमखोर चुड़ैलें हैं और केवल एक वास्तविक राजकुमारी है।
तुम्हें बस असली राजकुमारी पहचाननी है और पहेली हल हो जाएगी। अगर तुम असली राजकुमारी पहचान लेते हो तो उससे शादी करनी होगी और उसका पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन यह भी याद रखना, अगर गलती से किसी चुड़ैल को पहचान लिया तो वे 6 आदमखोर चुड़ैलें तुम्हें वहीं इकट्ठा होकर नोच नोच कर खा जाएंगी। तुम्हारा अपना निर्णय है। तुम चाहो तो यहां से वापस भी जा सकते हो। रमन, इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया मैं। कल सुबह मैं राजकुमारी को पहचानूंगा। गिरगिट, ठीक है। वह एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जाओ उस गुफा में आराम करो, जो भी चाहिए वहीं मिलेगा। कल प्रातः तुम्हारी परीक्षा होगी। रमन गुफा में चला जाता है और आराम करने लगता है। वह यही सोचता रहता है कि आखिर राजकुमारी को कैसे पहचाना जाए। वह अपने बाबूजी की बातें याद करता है, जो राजा और राजकुमारियों के बारे में अक्सर बताते थे। धीरे धीरे उसे बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। उसे समझ आता है कि राज परिवार के लोग बड़े नाजों में पले होते हैं, खासकर राजकुमारियां। उनके आराम का पूरा ध्यान रखा जाता है। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई यह पता ही नहीं चला। तभी उसके सपने में एक साया आता है, जिसका चेहरा वह देख नहीं पाता। साया, क्यों मिथ्या? एक कपड़े के लिए अपने प्राण खतरे में डाल रहे हो? ऐ मुसाफिर, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। रमन, मैं मुसाफिर हूं और मुझे अपनी मंजिल भी पता है। आप अगर मदद नहीं कर सकते तो मुझे भटकाइए मत। साया, वो चुड़ैलें तुम्हें मार देंगी। रमन, मुझे परवाह नहीं है। साया ओझल हो जाता है। रमन की आंख खुलती है। वह देखता है कि भोर हो रही है। वह गुफा से बाहर निकल आता है। विशालकाय गिरगिट उसके सामने आता है और कहता है, तैयार हो मानव। रमन, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। गिरगिट उसे आने का इशारा करता है। रमन देखता है कि डोलियां हवा में तैरती हुई चली आ रही हैं। 7 डोलियां हवा में उड़ती हुई आकर जमीन पर सज जाती हैं। वे बहुत सुंदर और अलंकृत थीं। रमन डोलियों को गौर से देखता है। फिर एक एक कर 7 डोलियों में से 7 राजकुमारियां बाहर निकलती हैं और अपनी अपनी डोली के पास खड़ी हो जाती हैं। 7 ने अपने चेहरे ढक रखे थे। सभी ने एक जैसे वस्त्र पहन रखे थे और कद काठी में भी समान लग रही थीं। 7 शांत खड़ी थीं। तभी गिरगिट वहां आता है और कहता है, मानव, पहचानो इनमें से असली राजकुमारी को और अपनी मौत के लिए भी तैयार रहो। रमन, पहले इनके चेहरे तो दिखाओ मुझे। अगर मैंने गलत चुनाव कर लिया तो मरने से पहले यह अफसोस तो नहीं रहेगा कि खूबसूरत राजकुमारियों को देख नहीं पाया। गिरगिट, चुनाव से पहले कोई भी चेहरा नहीं दिखा सकती तुम्हें। वैसे भी अगर तुम चेहरा देख भी लोगे तो भी कुछ पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि सभी शक्लें एक जैसी हैं। रमन, ऑफो, तब मुझे असली राजकुमारी को पहचानना ही होगा। वह धीरे धीरे चलकर 7 राजकुमारियों के इर्द गिर्द घूमता है और पता लगाने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी समझ नहीं आता। गिरगिट, तू कितना भी वक्त ले ले, असली राजकुमारी को नहीं पहचान सकता। तेरी मौत तो आज निश्चित है। रमन निराश होकर 7 के सामने आकर, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। इससे पहले कि ये राजकुमारी रूपी चुड़ैलें मुझे खा जाएं, मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। उसने अपना खंजर निकाला और अपनी छाती की ओर तेजी से घोंपने की नीयत से बढ़ाया। तभी 6ठे नंबर की राजकुमारी में थोड़ी सी हरकत हुई और रमन के लिए यह हरकत काफी थी। वह रुक गया और गिरगिट से बोला, 6ठवें नंबर पर जो खड़ी है वही वास्तविक राजकुमारी है। गिरगिट चौंकते हुए बोला, कैसे कैसे पहचाना तुमने? तभी बाकी की 6 राजकुमारियां अपना चेहरा खोलकर चुड़ैलों के रूप में सामने आ जाती हैं। कटे फटे विभत्स चेहरे और भयानक आवाजों से जंगल गूंज उठता है। 6 की 6 चुड़ैलें हवा में उड़ती हुई रमन पर झपट पड़ती हैं, पर गिरगिट चिल्लाता है, ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सारी चुड़ैलें वहीं रुक जाती हैं। गिरगिट फिर कहता है, जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब इस जंगल को छोड़ दो। चुड़ैलें चीखती हुई हवा में उड़ जाती हैं। गिरगिट अपना रूप बदलकर एक राजा के रूप में आ जाता है और कहता है, रमन, यह मेरी बेटी राजकुमारी त्रिशा है। इसने एक तपस्वी कुरूप प्राणी का मजाक बनाया था, तो उस प्राणी ने इसे कुरूप चुड़ैलों के साथ रहने का श्राप दे दिया। राजा होने के नाते मुझे अपनी बेटी के इस श्राप पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस प्राणी को खोजा। मेरी उससे बहुत बहस हुई, जिससे वह प्राणी नाराज हो गया। फलस्वरूप उसने मुझे भी गिरगिट बना दिया और मेरे पूरे राज्य को अभर पहाड़ में बदल दिया। हमें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हमने उससे माफी मांगी। उस तपस्वी प्राणी ने हमें माफ कर दिया और यह हल दिया कि एक मानव आएगा जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। रमन, तो अब आप मुक्त हो गए राजा। हाँ, लेकिन अब आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी, जिससे यह अभर पहाड़ फिर से एक सुखी राज्य में बदल जाए। रमन धीरे से आगे बढ़ता है और राजकुमारी का घूंघट हटाता है। उसकी सुंदरता देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। फिर वह कहता है, हम निश्चित ही शादी करेंगे।
मगर पहले मैं जो काम करने निकला हूं वह पूरा कर लूं। राजकुमारी त्रिशा, तुम दिल की भी अच्छी हो। तभी मेरी मौत की बात सुनकर सहम गई थी और मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने भोर में आए स्वप्न में भी मुझे बचाने का प्रयास किया था। त्रिशा, आप अपना कार्य निश्चिंत होकर पूर्ण कीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगी। रमन मुस्कुराता है और राजा गिरगिट से कहता है, महाराज, अब आप मुझे आगे का रास्ता बताइए। राजा गिरगिट कहते हैं, बेटा, यहां से आगे तुम्हें नदी के रास्ते जाना होगा। अब तुम्हें कलवन मगर ही आगे का रास्ता बता सकता है। कलवन मगर यह क्या है? मेरा राज्य जो अब पहाड़ में बदल चुका है, इसी के किनारे से कालवी नदी बहती है। किसी समय जब मैं राजा था, यहां बहुत शांति रहती थी, मगर हमारे श्रापित होने के बाद चुड़ैलों की रानी सुभना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और कालवी नदी में अपना मायावी मगरमच्छ छोड़ दिया, जिसका नाम कलवन रखा। उस मगरमच्छ ने कालवी नदी को बुरी तरह दूषित कर दिया है। वह इसमें किसी जीव को जिंदा नहीं रहने देता। वह अक्सर दिन में शिकार पर निकलता है। बहुत से जीव तो इस नदी को छोड़कर भाग गए हैं मगरमच्छ, किंतु मैं वहां उस तक पहुंचूंगा कैसे? हमारा हमसफर कछुआ आपको उसके पास तक पहुंचाएगा। वह मगर इसका कुछ नहीं कर सकता। यह भी एक मायावी है। यह ठीक है। तभी एक बड़ा सा कछुआ वहां प्रकट होता है। रमन उसके ऊपर बैठ जाता है और राजकुमारी त्रिशा की ओर हंसकर देखता है। कछुआ हवा में उड़ान भरता है और फिर पहाड़ के पीछे जाते हुए नदी में उतर जाता है। नदी के पानी में उतरता चला जाता है। रमन ने महसूस किया कि उसे पानी में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह चुपचाप बैठा रहा और कछुआ नदी में गहराई में उतरता चला गया। हमसफर कछुआ नदी की तलहटी में जाकर रुक जाता है और रमन उस पर से उतर जाता है। रमन ने हमसफर को प्रणाम किया और हमसफर तैरता हुआ वापस हो गया। रमन नदी की तलहटी में चारों तरफ देख रहा था। उसने अपना कदम बढ़ाया ही था कि सामने से एक मगरमच्छ आता दिखाई दिया। वह तैयार होकर खड़ा हो गया। मगरमच्छ ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और बोला, तू कोई साधारण मानव तो नहीं लगता। नदी के इस भाग तक तेरा जीवित रहना असंभव है, मगर तू यहां मौजूद है तो निश्चित ही तुझे कोई मायावी यहां तक पहुंचा कर गया है। इस नदी में आने का तेरा क्या प्रयोजन है? रमन, आप सही हो कलवन। मैं यहां काम से ही आया हूं। कलवन, मगरमच्छ, मेरा नाम भी जानते हो? वह मतलब अपनी मौत स्वीकार कर यहां तक आ गए हो। मरना तो सबको ही है, तो इससे क्या घबराना। जब तू इतनी हिम्मत करके यहां तक आ ही गया है तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। अपना प्रयोजन बता। कलवन, मुझे चुड़ैलों की रानी सुभना तक पहुंचना है। सुभना तक? किंतु क्यों? रमन उसे भी दुपट्टे से जादूगर, जिन और गिरगिट तक की कहानी बता देता है। किंतु एक कपड़े के लिए इतनी मशक्कत? हाँ, ये जीवन है और जीवन में हमें खुद को साबित करना ही होता है, और मैं खुद को साबित करने के इस मौके को खोना नहीं चाहता। जब तू इतना तैयार है तो सुन, तुझे मेरा भी एक काम करना है। इस नदी के पश्चिमी छोर पर 3 लड़कियां रोज स्नान करने आती हैं। जब वे वस्त्र और गहने उतारकर नदी में उतरेंगी तो तुझे उनके गहनों में से कोई भी एक गहना उठाकर लाना है। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा ये जानना भी जरूरी है। वे लड़कियां नहीं, स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। उनके गहनों का अगर एक भी हिस्सा मुझे मिल जाए तो मैं इस योनि से मुक्ति पा सकता हूं। मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करता, लेकिन तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब तुम ये कर सकते हो पिता। मैं मजबूरन यहां इस योनि में फंसा हूं और इस योनि के स्वभाव के अनुरूप इस पवित्र नदी को दूषित कर रहा हूं। मुझे मुक्ति दिला दो। ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूं। उसके बाद तुम मुझे सुभना तक पहुंचने में मदद करोगे? जी बिल्कुल। मगर एक बात ध्यान रखना, ए मानव, तुम उनके गहनों का कोई भी एक हिस्सा उठाकर भाग आना। अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर बन जाओगे। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। अगली सुबह रमन कलवन द्वारा बताई गई उस स्थान पर पहले से ही पहुंच गया जहां वो अप्सराएं स्नान करने आती थीं, और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर में हंसी ठिठोली करती हुई तीनों अप्सराएं नदी किनारे उतरी और गहने वाला आता वस्त्र त्याग कर नदी में उतर गईं। रमन ने कुछ देर इंतजार किया। जब वे अटखेलियां करने लगीं तो रमन हौले से रेंगता हुआ उनके वस्त्रों और गहनों तक पहुंचा। उसने एक अंगूठी उठाई और पूरे दम से भाग लिया। एक अप्सरा ने यह देख लिया। वह वहीं से चीखी, अरे तेरा खंजर तो यही गिर गया, उसे तो लेता जा। ये शब्द भागते रमन के कान में पड़े। उसने कमर पर हाथ लगाते हुए पीछे मुड़कर देखा और वह पत्थर का बुत बन चुका था। रमन की जब आंख खुली और होश आया तो उसने अपने सामने कलवन मगरमच्छ और हमसफर कछुए को पाया। वह नदी किनारे ही लेटा हुआ था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। हाथ में वह अप्सरा की अंगूठी भी नहीं थी। फिर कमर पर हाथ लगाकर देखा तो खंजर कमर में ही लगा हुआ था। उसने अपना माथा पीट लिया। क्यों? बन गए ना बेवकूफ। वो ऐसा हुआ कि तभी कलवन बीच में बोला,
मैंने पहले ही चेताया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। रमन, हमसफर कछुए की ओर देखते हुए बोला। हमसफर, तुम यहां कैसे? तुम तो वापस चले गए थे। हमसफर, जब तुम नहीं लौटे तो यह कलवन तुम्हें देखने आया और तुम यहां बुद्ध बने खड़े थे। अब इस विद्या का तोड़ कलवन को नहीं आता। वह फिर अभर पहाड़ तक जाकर मुझे बुलाकर लाया। मैंने फिर इसका समाधान किया, तब तुम होश में आए हो। धन्यवाद मित्र, मेरी जान बचाने के लिए। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इस विद्या को एक शख्स पर 2 बार ही उपयोग कर सकता हूं। तीसरी बार यह काम नहीं करती। क्यों? ऐसा क्यों? कलवन बीच में बोला। क्योंकि तीसरी बार के लिए वे अप्सराएं बुद्ध को साबुत नहीं छोड़ती। तीसरी बार में वे गुस्सा हो जाती हैं और बुद्ध को तोड़ देती हैं। फिर टूटे बुद्ध पर हमसफर की कोई विद्या काम नहीं कर सकती। रमन, ओह तो यह चक्कर है। मगर तीसरी बार का नंबर आएगा ही नहीं। मैं कल ही, मतलब दूसरी बार ही उनका कोई एक आभूषण उठा लूंगा। हमसफर, अगर सुभना से मिलना है तो यह तो करना ही होगा। कलवन, चलो आज शाम कालवी नदी में ही विश्राम करो और फिर से सफल होने का प्रयास करना। रमन हमसफर के ऊपर बैठ जाता है और तीनों नदी में उतर जाते हैं। उस रात रमन आराम करता है। अगली सुबह हमसफर उसे अप्सराओं के स्नान के स्थान पर छोड़ देता है। रमन फिर पेड़ के पीछे छिप जाता है और इंतजार करने लगता है। कुछ देर में अप्सराएं आ जाती हैं और नित्य की भांति वस्त्र और गहने उतारकर स्नान करने लग जाती हैं। रमन सही मौका देखकर आभूषणों की ओर लपकता है और एक गले का हार उठाकर तेजी से वापस भागता है। हड़बड़ाहट में गिर जाता है, फिर उठकर भागता है। तभी एक अप्सरा चिल्लाकर कहती है, अरे वो चुड़ैल के दुपट्टे का कपड़ा तो यहीं गिर गया, उसे तो ले जाओ। रमन अपनी जेब चेक करते हुए पीछे देखता है और बुद्ध बन जाता है। अब जब उसे होश आता है तो कलवन और हमसफर गुस्से में होते हैं। कलवन, तुम्हारे बस का नहीं है, ये रहने दो तुम। रमन, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने सोचा था मुझ तक पहुंचने वाले बहादुर और चतुर होंगे, पर तुम तो बेवकूफ निकले। मुझे क्या मुक्ति दिलाओगे? मुझे ही तुम्हारी जान बचानी पड़ रही है। तुम यहीं से वापस चले जाओ। हमसफर छोड़ आएगा तुम्हें। मेरी गलती है, मैं मानता हूं। मुझे एक आखिरी प्रयास और करने दें। यह जिंदगी का भी आखिरी प्रयास होगा। इस बार वो अप्सराएं तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। पर तभी हमसफर बीच में बोला, कलवन, उसे प्रयत्न करने दो, मुझे उस पर विश्वास है। कलवन शांत हो जाता है। अगले दिन रमन ने अपने आप को पूरी तरह से पक्का कर लिया कि आज चाहे जो हो जाए पीछे नहीं मुड़ना है। नित्य की भांति वही क्रिया। कलाप हुआ और रमन ने एक कुंडल उठा लिया। इस बार वह पूरे दम से भागा। अप्सराएं तरह तरह के बहाने लगाकर उसे बुलाती रहीं, पर वह न रुका। वह भागता रहा और सामने के जंगल में घुस गया। थोड़ी दूरी पर हमसफर खड़ा था। रमन उस पर सवार हुआ और दोनों दूसरी तरफ से नदी में उतर गए। जल्द ही कलवन के पास पहुंच गए। रमन ने कलवन को वह अप्सरा का कुंडल दिया और कलवन उसे निगल गया। देखते ही देखते कलवन एक इंसान के रूप में आ गया। कलवन हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे इस योनि से मुक्त कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। हमसफर, कह देना अपने राजा गिरगी से कि मैंने कालवी नदी छोड़ दी है। अब वह निश्चिंत हो राज्य करें। अब आप मुझे सुभना तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। कलवन अपने श्राप से मुक्त हो चुका था। अब उसे सुभना तक पहुंचने का आगे का रास्ता रमन को बताना था। आगे के रास्ते के लिए तुम्हें पाताल लोक जाना होगा। पाताल लोक में एक श्यामल नाग है जिसके पास तक तुम्हें यह हमसफर कछुआ ही पहुंचाएगा। श्यामल नाग ही आगे का रास्ता बता पाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना रमन, श्यामल नाग बहुत निष्ठुर है। वह इतनी आसानी से आगे का रास्ता नहीं बताएगा। आसान तो अब तक का सफर भी नहीं रहा मेरा। खैर, देखते हैं इस श्यामल नाग को भी। हमसफर पर बैठकर रमन कलवन से विदा लेता है। हमसफर तैरता हुआ पाताल लोक की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर के सफर के बाद दोनों पाताल लोक में प्रवेश कर जाते हैं। जल्द ही हमसफर श्यामल के सामने रमन को छोड़ देता है। श्यामल कुंडली मारकर आंख बंद कर बैठा था, जैसे वह ध्यान में हो। हमसफर वापस लौट जाता है। रमन ध्यान से उसे देखता है तो वह एक काला और अति विशाल सांप था। जब वह सांस ले रहा था तो उसकी फुफकारों से आसपास का वातावरण गूंज रहा था। रमन ने सोचा, इसे आवाज दूं। फिर उसने सोचा कि वह ध्यान में है और किसी का ध्यान तोड़ना पाप है। जब यह स्वतः ही ध्यान से बाहर आ जाएगा और आंखें खोल देगा तभी बात करते हैं। वह पास के पत्थर पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा रमन के चेहरे को छू रही थी। रमन ने श्यामल की तरफ देखा। वह अब भी ध्यान में था। रमन पत्थर पर लेट गया और अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते कब आंख लग गई उसे पता ही न चला। जाने कब तक रमन सोता रहा। फिर उसकी आंख खुली और वह अंगड़ाई लेते हुए उठा। सामने देखा तो वहां श्यामल नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा तो सिर के ऊपर फन फैलाए श्यामल उसके पीछे बैठा था। वह घबराकर एकदम पीछे हट गया। श्यामल जितना बड़ा कुंडली मारकर लग रहा था
उससे कहीं ज्यादा बड़ा था और फन फैलाकर तो साक्षात काल लग रहा था। रमन के तो पसीने छूटने लगे। तभी श्यामल गरजते हुए बोला, डरो मत रमन। रमन थोड़ा सब्र रखते हुए, आप मेरा नाम जानते हो? श्यामल, मैं तुम्हारी पूरी यात्रा को भी जानता हूं। सब यहीं बैठे बैठे ध्यान में देखता रहता हूं। रमन, तो आप मुझे आगे का रास्ता बताइए। इतनी भी क्या जल्दी है? अब आए हो तो मेरा भी एक काम करते जाओ। अगर मैं कर सकता हूं तो पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, यहां तक आए हो तो हिम्मत हारने वाले तो नहीं हो तुम। तो सुनो, इस पाताल लोक में जब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओगे तो 3 कोस दूर तुम्हें एक गरुड़ पक्षी मिलेगा। मेरा उससे बैर है, वह मुझे कभी भी मार सकता है, इसीलिए मैं यहाँ इस कोने में छिप कर रहता हूँ। तुम्हें उस पक्षी को मेरे लिए मारना होगा, पर यह तो गलत है। तुम्हें बचाने के लिए उस पक्षी को क्यों मारूं जिससे मेरा कोई बैर नहीं है? क्योंकि वह हम जैसे नागों को सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, अपितु हमारी जाति को पाताल लोक से मिटाने के लिए मार रहा है। उसके डर से जाने कितने सर्प पाताल लोक छोड़ गए। जब इतने सारे सर्प, इतने जहरीले और विशालकाय तुम उससे छिपते फिर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक साधारण मानव हूं। वो तुम जानो। अगर आगे का रास्ता जानना है तो उस गरुड़ पक्षी को मारना ही होगा, चाहे अपने रास्ते की कीमत समझो या कमजोर को बचाने का मौका। रमन कुछ सोचते हुए, ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास और दक्षिण दिशा में चल देता हूं। चलते चलते सोचता है कि पता नहीं कैसा पक्षी होगा, खतरनाक ही होगा। जब ये श्यामल जैसे सांप उससे घबरा रहे हैं तो सोचते सोचते वह वहां पहुंच गया जहां वह गरुड़ रहता था। गरुड़ जमीन पर बैठा था और बोला, अच्छा आज तू आया है मतलब। गरुड़, श्यामल रोज किसी को बहका कर यहां भेजता है। वह मेरा छोटा भाई है ना। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, शिकार नहीं कर सकता, तो वह रोज किसी न किसी को भेज देता है, जिसे खाकर मैं अपनी जठराग्नि शांत कर लेता हूं। रमन चौंकते हुए, क्या? मगर उसने तो आपको मारने के लिए भेजा है मुझे, ये बताकर कि आप सर्पों पर अत्याचार कर रहे हो। गरुड़ हंसते हुए, अगर ये ना बताता तो क्या यहां अपनी मर्जी से आते तुम? हाँ, ये सत्य है कि सर्प तो मैंने खाए हैं खूब, वो भी श्यामल ने ही भेजे थे। तुम चाहो तो लड़ सकते हो मुझसे या आत्मसमर्पण कर दो, उससे तुम्हें मरने में कम दिक्कत होगी। रमन भौचक्का सा उसकी ओर देखता रह जाता है। रमन जब तक संभलता तब तक तो गरुड़ उस पर टूट चुका था। गरुड़ ने तेजी से उड़कर अपने पंजों से उस पर वार किए। रमन की कलाई में घाव हो गए। रमन ने अपना खंजर निकाल लिया और युद्ध की मुद्रा में आ गया। गरुड़ फिर उड़कर उसकी तरफ आया, मगर इस बार रमन तैयार था और उसने नीचे झुकते हुए खंजर से वार किया, पर वार चूक गया। गरुड़ उड़ उड़कर उस पर चोंच और पंजों से वार करता रहा, मगर रमन कभी झुककर कभी गिरकर हर बार अपने को घायल होने से बचा लेता। फिर रमन ने एकदम से फुर्ती में आकर खंजर गरुड़ के धड़ में घुसेड़ दिया। जैसे ही खंजर निकाला, गरुड़ लहूलुहान हो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। रमन हाथ में खंजर लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक पूंछ उसके पैरों में लगी और वह जमीन पर गिर गया। रमन ने पलट कर देखा तो पीछे श्यामल नाग फन फैलाए क्रोध में फुफकारता हुआ खड़ा था। श्यामल फुफकारते हुए बोला, मेरे भाई को मारना चाहता है तू? अब नहीं बचेगा तू। और उसने विष की एक पिचकारी सी रमन की ओर फेंकी। रमन उछलकर दूसरी तरफ हो गया। पिचकारी जमीन पर पड़ी और जमीन हरी सी हो गई। अब वह श्यामल नाग विष की पिचकारी सी रमन के ऊपर लगातार फेंक रहा था और रमन कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, कैसे भी खुद को विष से बचा रहा था। गिरते पड़ते वह नाग की पूंछ के पास पहुंच गया और उसने अपने खंजर से उसकी पूंछ में कई वार किए। श्यामल तिलमिला उठा। रमन भी फुर्ती से उसके शरीर पर चढ़ता हुआ फन तक पहुंच गया और उसने उछल उछल कर फन को छलनी बना दिया। वह खून में नहा गया, मगर तब तक वार करता रहा जब श्यामल ढेर होकर जमीन पर गिर नहीं गया। थका हारा रमन एक तरफ गिर गया। सामने लहूलुहान श्यामल नाग और गरुड़ पड़े थे। रमन हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। अगर आप दोनों मुझ पर हमला न करते तो मैं भी आपसे युद्ध न करता और हम बातों से हल निकाल सकते थे, मगर अपनी जान बचाने के लिए आप दोनों को मारना पड़ा। श्यामल नाक कराहते हुए बोला, रमन तुम बहुत संस्कारी हो। मैं तुम्हें तभी समझ गया था जब तुमने मेरा ध्यान तोड़ने की जरा भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि तुमने मेरा इंतजार किया। गरुड़ बोला, माफी मत मांगो रमन, यह हम दोनों भाइयों की नियति ही थी। अटूट प्रेम था हम दोनों में। एक बार जंगल में खेलते खलते एक योगी जो कि ध्यान में थे, उनको हमने छेड़ दिया। योगी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर हमसे पूछा कि किसने उनकी तपस्या भंग की है, मगर हम दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि हमने किसी का नाम नहीं लिया। तो योगी ने हम दोनों के प्यार को दुश्मनी में बदलने के लिए श्यामल को नाग और मुझे गरुड़ बना दिया, ताकि हम आपस में बैर रखने लगे।
पर जब हमने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी तो उन्होंने हमें पाताल लोक में रहने को बोला और कहा कि एक मानव आएगा जो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति देगा। हम बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे। रमन, रमन, फिर आप लोग यहाँ के सर्पों को क्यों खत्म कर रहे थे? गरुड़, स्वभाव के अनुरूप मैं सर्प खाता हूं और योगी ने भी विषैले और दुष्ट सर्पों के दमन हेतु हमें यहाँ भेजा था। श्यामल उन्हें बहकाकर मेरे पास लाता और मैं उन्हें काल तक पहुंचा देता। बात खत्म होते ही श्यामल और गरुड़ दोनों ने दम तोड़ दिया और दोनों की आत्माएं दिखने लगीं। श्यामल, सुभना तक पहुंचने के लिए तुम्हें अब कोवस गिलहरी से मिलना होगा। रमन, कोवस गिलहरी? अब ये कौन है? गरुड़, सब पता चल जाएगा। तुम्हारा पाताल लोक का सफर खत्म हुआ। बस आंख बंद करके बोल देना कि कोवस गिलहरी के पास जाना है और तुम जब आंख खोलोगे तो उसके पास होगे। हम चलते हैं अब। श्यामल और गरुड़ की आत्माएं हवा में उड़ गईं। रमन श्यामल नाग और गरुड़ को मुक्त कर चुका था। उसने उनके बताए अनुसार अपनी आंखें बंद की और बोला, कोवस गिलहरी के पास जाना है। अगले ही पल जब वह आंख खोलता है तो वह रेगिस्तान में होता है। दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। रमन चारों तरफ देखकर सोचता है किस तरफ जाना है। तभी उसे बहुत हल्की हल्की आवाज आती है कुछ बातें करने की। वह समझने की कोशिश करता है मगर आवाज बहुत धीरे थी तो बस सुगबुगाहट ही आ रही थी। फिर उसने हर तरफ देखा कि बातें कहां हो रही हैं, पता चल जाए। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया तो जमीन पर कुछ दिखा तो उसने गौर किया। वह छोटी छोटी कई गिलहरियां थीं। फिर उसने जमीन पर चारों तरफ गौर किया तो बहुत गिलहरियां उसके आसपास थीं। उसने लगभग बैठते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? आवाज बहुत धीरे से आई। अब रमन ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। उस पर एक गिलहरी फुदक कर बैठ गई। रमन उसे ऊपर लाया और बोला, कौन हो तुम? गिलहरी, हम सब कोवस गिलहरी हैं। रमन, सारी की सारी? मुझे लगा था कोवस किसी एक गिलहरी का नाम होगा। अरे नहीं, हमारी प्रजाति का नाम कोवस गिलहरी है। ओह अच्छा, तुम इन सब के राजा हो क्या? हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होता, हम सब मिलकर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। मगर रेगिस्तान में गिलहरी, ये थोड़ा अजीब ही है। रेगिस्तान में गिलहरी अजीब नहीं है मानव, ये रेगिस्तान ही अजीब है। क्या मतलब? हम सब इतने छोटे कभी नहीं थे। हम सामान्य गिलहरी जैसे ही थे और ये रेगिस्तान भी हरा भरा जंगल ही था। इस जंगल में जीव के नाम पर सिर्फ हम कोवस गिलहरियों की ही प्रजाति पाई जाती है। फिर एक दिन हमारे बीच की ही एक गिलहरी शिना तांत्रिक से जाकर मिल गई। शिना तांत्रिक को अपनी किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काली गिलहरी का खून चाहिए था। हम सबके बीच एक ही काली गिलहरी थी जो हमें भी नहीं पता कहां से आई थी। बस एक दिन वो नन्ही काली गिलहरी हम लोगों को इस जंगल में मिली। शायद कोई पक्षी उठा लाया होगा। वह घायल भी थी। हम सब कोवस गिलहरियों ने उसकी देखभाल की और वह हमारे बीच रहने लगी। मगर इतनी सारी एक जैसी गिलहरियों में वह अलग ही दिखती तो हमने उसे रात में ही बाहर आने को कह दिया। उधर हमारे बीच के गद्दार ने उस शिना तांत्रिक को बता दिया कि हमारे साथ एक काली गिलहरी रहती है। तांत्रिक उस काली गिलहरी को लेने आ गया। हम सब कोवस गिलहरी एकजुट होकर खड़े हो गए और हमने काली गिलहरी को छुपा दिया। तांत्रिक ने हम पर खूब शक्तियां दिखाई मगर सब बेअसर रहा क्योंकि हम एकजुट थे और हमने भी उसका मुकाबला किया। तांत्रिक परेशान होकर चला गया और उसकी काली शक्तियां हमारा तो कुछ न बिगाड़ सकी, पर यह जंगल रेगिस्तान में बदल गया ताकि हम गिलहरी से छोड़कर भाग जाएं और वह काली गिलहरी को मार सके। रमन, फिर अब तुम लोग भोजन आदि कैसे करते हो? गिलहरी, बाद में हमें पता चला हमारी वह काली गिलहरी भी किसी चुड़ैल की बेटी थी। उसे उसके राज्य से 1 वर्ष का देश निकाला मिला था तो वह रूप बदलकर हमारे बीच रह रही थी। लेकिन हम सबने तो निस्वार्थ मदद की थी उसकी। जब यह जंगल रेगिस्तान में बदला तो उस काली गिलहरी का 1 साल पूरा हो चुका था। उसने हमें अपनी असलियत बताई और कहा कि मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में फंसे हो। मेरे पास इस समस्या का हल तो नहीं है और मुझे अपने राज्य वापस भी जाना है, पर जब तक तुम्हारी यह समस्या हल नहीं हो जाती तुम लोगों के भोजन पानी का इंतजाम होता रहेगा। और उसने हमें आकार में भी छोटा कर दिया ताकि हम लंबे समय तक जीवित रह सकें। रमन, वाह, फिर तो सही है ये। गिलहरी, क्या खाक सही है? हम कोवस गिलहरियां किसी का एहसान नहीं लेती। हम खुद मेहनत करती हैं और अपना वम्मगी का अपनी प्रजाति का भरण पोषण करती हैं। मजबूरी में हमें उस पर निर्भर होना पड़ रहा है। रमन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? गिलहरी, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें इस रेगिस्तान के बाहरी छोर पर जाना है और वहां कालवी नदी से जुड़ा हुआ एक तालाब है। उस तालाब के कई स्रोत इस रेगिस्तान से मिले हुए थे, तभी यह जंगल हरा भरा रहता था। उस तांत्रिक ने वो सब स्रोत सुखा दिए हैं। तुम्हें बस एक बूंद पानी उस तालाब से लाकर यहां रेगिस्तान में डालना है और यह फिर से जंगल हो जाएगा। रमन,
बस एक बूंद। गिलहरी, हाँ रमन, पर यह काम तो तुम में से कोई भी कर सकता है। गिलहरी, शिना तांत्रिक ने इस तरह से काला जादू किया कि एक मानव ही यह काम कर सकता है, क्योंकि यह तो उसे पता था कि भूत, पिशाच, जानवर आदि तो यहां आ सकते हैं, पर एक मानव कभी नहीं आ सकता। रमन, ओह अच्छा, ठीक है, मैं ये करूंगा, पर फिर तुम मुझे चुड़ैलों की रानी सुभना का पता बताओगी। गिलहरी, हमारी वह काली गिलहरी जो कि चुड़ैल थी, वह भी सुभना के राज्य से ही निकाली गई थी। हम जरूर रास्ता बताएंगे, और सुनो, हमारी उस तांत्रिक से कोई दुश्मनी नहीं है। वैसे भी जब उसे पता चला कि वह काली गिलहरी चुड़ैल थी, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और हमारी उस गद्दार गिलहरी को भी मार दिया। तो रास्ते में कहीं वह तांत्रिक मिले तो बच के रहना, बस तालाब से पानी ले आना जरूर। रमन, मैं कोशिश करूंगा। रमन रेगिस्तान जंगल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ गया और पीछे पीछे कोवस गिलहरियां भी चल रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद रमन को रेगिस्तान खत्म होता सा दिखने लगा। उसने गिलहरियों से कहा, आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाता हूं और पानी लेकर आता हूं। गिलहरियां रुक जाती हैं। रमन रेगिस्तान पार करता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर उसे कालवी नदी दिखाई देती है। वह कालवी नदी को पहचानता था, तो उसने हृदय भाव से नदी को प्रणाम किया और उसके किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वह उस तालाब तक पहुंच गया। उसने तालाब को देखा तो देखता रह गया। तालाब एकदम साफ और स्वच्छ था, इतना साफ कि तालाब की तलहटी भी साफ दिखाई दे रही थी। पानी चमकता सा निर्मल बिल्कुल। उसने पानी भरने की सोची, मगर उसे लगा कि क्या पता यह तालाब किसी के अधिकार क्षेत्र में हो, तो अनुमति लेना ही ठीक रहेगा। उसने हाथ जोड़कर चारों तरफ देखते हुए कहा, हे सरोवर, हे अरण्य के तृष्णा के मुख्य स्रोत, मुझे कुछ निरीह जीवों की मदद करने हेतु आपका पवित्र जल चाहिए। या तो आप मुझे अनुमति दें, या जिसके अधिकार में आप आते हो उनकी जानकारी दें। तभी एक आवाज आई, एक बूंद जल को हाथ मत लगाना, वरना वहीं भस्म कर दूंगा। रमन ने आवाज की दिशा में देखा तो एक बाबा, जिसका केवल कमर से ऊपर का हिस्सा ही था, वह हवा में तैरता हुआ वहां आ गया। रमन, बाबा, क्या यह आपका सरोवर है? बाबा, हमारा तो यह पूरा क्षेत्र है। तुम मानव होकर भी यहां क्या कर रहे हो? रमन, आप तो परम ज्ञानी हो प्रभु, आपको सब पता होगा, मेरे बारे में भी और मेरे प्रयोजन के बारे में भी। पर मुझे लग रहा है आप शिना तांत्रिक हैं। बाबा, बहुत खूब, सही पहचाना, अब चले जाओ यहां से। रमन, मैं पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। तांत्रिक, मुझे मजबूर न कर, तू निर्दोष है, चला जा यहां से। रमन, फिर उन गिलहरियों ने कौन सा पाप किया था जो आपने उनका जीवन दूभर कर दिया? तांत्रिक चीखते हुए, झूठ बोला था उन्होंने, उसकी सजा मिली है उस पूरे जंगल को। रमन, जिसने झूठ बोला था उसको आप सजा दे चुके हो, ये निर्दोष हैं अब। तांत्रिक, हमें सही गलत का पाठ मत पढ़ा, तू चला जा यहां से। रमन, आप घमंडी हो, पर मैं भी पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। तांत्रिक, तो तैयार हो जा मरने के लिए। और कुछ मंत्र पढ़कर उसने एक शक्ति सी रमन की ओर फेंकी। रमन ने अपना खंजर निकाला, आओ देखा न ताओ, और तालाब में कूद गया। शक्ति तालाब के ऊपर ही नष्ट हो गई। रमन तालाब से सिर निकालता और तांत्रिक ने खूब शक्तियां छोड़ दी, मगर वह डुबकी लगा देता और शक्तियों का कोई असर न होता। तांत्रिक झल्लाता हुआ बोला, कैसे जानता है तू ये सब कि इस तालाब में कोई शक्ति काम नहीं करती? रमन बाहर सिर निकालकर बोला, जो तालाब खुद इतना निश्चल हो और पूरे जंगल को पाल रहा हो, वह निश्चित ही निर्दोष की मदद करेगा। ऐसा मुझे लगा और मैं इनकी शरण में आ गया। तांत्रिक, जब यह तालाब तुझे बचा रहा है तो मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, पर तू यहां से जल कैसे ले जाएगा? न तो तुझ पर कोई पात्र है और न कोई और तरीका। जा बचा ले उस रेगिस्तान को और उन गिलहरियों को। अट्ठहास करते हुए तांत्रिक हवा में वापस हो गया। रमन तालाब से निकला और बहुत सोचा, मगर उसे कुछ समझ ना आया। चारों तरफ रेत थी और वह कोई बर्तन भी नहीं लाया था। अगर कपड़े भी गिले कर लेता तो वापस पहुंचते पहुंचते सूख जाते। एक बूंद पानी भी वह उस रेगिस्तान तक नहीं पहुंचा सकता। सोचकर वह बड़ा दुखी हो गया। फिर वह रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। थक हार कर हाथ में खंजर लिए वह रेगिस्तान में पहुंचा। सारी कोवस गिलहरियां वहीं इंतजार कर रही थीं। उसे वापस आता देख सब खुशी से झूम उठी, मगर उसके खाली हाथ देख सबका चेहरा उतर गया। रमन ने सारी कहानी उन्हें बता दी। गिलहरी बोली, पात्र तो हम पर भी नहीं है कोई, क्या कर सकते हैं हम? रमन सबके उदास चेहरे देखकर मुस्कुराकर बोला, किसी को कुछ नहीं करना, ये देखो जल ले आया हूं मैं। और खंजर के खाली खोल से पानी रेगिस्तान में उड़ेल दिया। देखते ही देखते सारा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में बदल गया। घास झाड़ियां उग आईं और पेड़ भी खड़े होते चले गए।
गिलहरियां नाचने लगीं, कूदने लगीं, फुदकने लगीं। धीरे धीरे गिलहरियों का आकार भी सामान्य हो गया। सारी खुशी से रमन के ऊपर चढ़ने उतरने लगी। रमन, वाह, यह नजारा देखकर तो मजा आ गया। तभी एक गिलहरी आगे आई और बोली, हम सभी कोवस गिलहरियां आपकी दिल से आभारी हैं। रमन, यह तो फर्ज था मेरा। गिलहरी, आपको अब अपने सफर के अंतिम पड़ाव की ओर जाना है और वह है पाटर राज्य। रमन, पाटर राज्य। गिलहरी, हाँ, आपके और चुड़ैलों की महारानी सुभना के बीच सिर्फ यह राज्य रह गया है। इस राज्य को पार करते ही आप सुभना तक पहुंच जाओगे। रमन, ठीक है, अब आप रास्ता बताइए। कोवस गिलहरियों में से एक आगे आई और सर झुकाए बोली, दुख की बात यह है कि हमें पाटर राज्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम। रमन, क्या कह रही हो तुम? गिलहरी, यही सच है। रमन, पर तुम सबने वादा किया था कि मैं अगर इस रेगिस्तान को जंगल में बदलने में मदद करूं तो तुम मुझे आगे का रास्ता बताओगी। गिलहरी, हम तो इसी जंगल में रहने वाले जीव हैं, सारी उम्र यहीं रहते आए हैं। हमारे बीच कोई आ जाता है तो उसकी मदद कर देते हैं, जैसे काली गिलहरी की थी। पर जब तुम आए तो हमें उम्मीद जग गई कि हम फिर से पहले की तरह रह सकेंगे। मगर तुमने एक वह शर्त रख दी, अगर हम मना कर देते या बता देते कि हमें कोई जानकारी नहीं है तो तुम हमारा काम न करते। इसी वजह से हमने झूठ बोल दिया। रमन, यह तो गलत है। मुझे लगा था इंसान ही बहरूपिया होता है। यहां तो गिरगिट, मगरमच्छ, नाग, गरुड़ और अब तुम गिलहरी, मतलब सभी जीव अपना काम निकलवाने को झूठ का सहारा ले रहे हो। गिलहरी अनुनय करते हुए बोली, ऐसा न कहो ए मानव, हमारी पूरी प्रजाति खतरे में थी, इसलिए बोलना पड़ा। तुम जो सजा दोगे हमें मंजूर है। रमन हताश होकर बैठते हुए बोला, मैं क्या सजा दूंगा यार? पिछले कितने ही दिनों से मैं इस माया जाल में भटक रहा हूं, हर तरफ बस प्रश्न और अगला चरण। मैं बस एक कपड़े का टुकड़ा लेने निकला था। लगता है जैसे सारी कायनात मुझे परेशान करने पर तुली है। मुझे यह भी नहीं पता कि कितने दिन से यहां इस माया जाल में फंसा हूं। यहां न रात का पता चलता है न दिन का। कभी जमीन पर, कभी जंगल में, कभी नदी में, कभी रेगिस्तान में, कभी सरोवर में भटक रहा हूं, यही अपनी नियति समझकर। मुझे यह भी नहीं पता कि यह सब कब खत्म होगा, कब मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा, कब अपने माता पिता से मिलूंगा। एक कहानी सी हो गई है जिंदगी, बस जान खतरे में डालकर आगे बढ़े जा रहा हूं। सारी गिलहरियां रमन के सामने बैठी थीं और उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थीं। रमन आगे बोला, पहले यह सब अच्छा लग रहा था मानो जिंदगी में यह भी होना जरूरी था। एक तरह से हृदय को सुख मिल रहा था, मगर अब मैं हताश होने लगा हूं। लगता है कि यहां से कभी जीवित निकल भी पाऊंगा या नहीं। कहीं मेरे घर वाले इंतजार ही ना करते रह जाएं। मैं तो किसी को बताकर भी नहीं निकला कि कहां जा रहा हूं। लगता है बुरा फंस गया हूं, ना आता तो ही ठीक रहता। वह राजकुमारी ज्यादा से ज्यादा मुझे ही तो सजा देती, मगर यदि यहां कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बुरी तरह हताश होकर सिर झुकाकर बैठ जाता है। कोवस गिलहरियां उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और उसे शरीर को सहलाकर सांत्वना देने की कोशिश करती हैं। एक गिलहरी बोलती है, मानव, तुम इतने मजबूत हो कि सब उम्मीद से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम ऐसे हताश मत हो, इतनी बड़ी कायनात में तुम्हें ही चुना गया है। तुम लाजवाब हो, दिल छोटा ना करो। तभी एक गरजती सी आवाज जंगल में गूंजी, क्यों मान गए हार? रमन ने चारों तरफ देखा। सारी गिलहरियां डर से इधर उधर भागकर छिप गईं। रमन ने सामने देखा तो आधे शरीर वाला शिना तांत्रिक खड़ा था। रमन बस उसे देखता रहा। शिना बस इतने में हताश हो गए। रमन भरी आंखें लिए खड़ा हो गया। शिना, तुम तो यार बहुत बहादुर हो, होशियार हो और किसी से न डरने वाले हो। इतनी जल्दी कैसे हार मान गए? रमन बोला, मैं प्रभु हारा नहीं हूं, बस निराश हुआ हूं। शिना, बस तुम्हारा यही व्यवहार मुझे तुम तक खींच लाया। तुम्हारा सरोवर को प्रणाम करना, अनुमति मांगना, जबकि तुम जानते थे कि यहां कोई नहीं है। मुझे सम्मान देना, जबकि मैंने तुम पर वार किए थे। बहुत उच्च व्यक्तित्व और संस्कारी हो तुम। रमन, धन्यवाद प्रभु, हमें संतों को हमेशा सम्मान देना सिखाया गया है। शिना चौंकते हुए बोला, संत? पर मैं तो संत नहीं हूं, तांत्रिक हूं। रमन, यह तो ये गिलहरी समझती हैं। मेरे लिए तो तपस्या करने वाला हर इंसान संत ही है। शिना, असल में मैं इन गिलहरियों को उस काली चुड़ैल से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर इनकी गद्दार गिलहरी ने मेरे तांत्रिक होने की झूठी अफवाह फैला दी। जब मुझे यह पता चला तो मैंने उस गद्दार गिलहरी को भस्म कर दिया, और जब यहां आया तो ये सब मुझ पर टूट पड़ी। उस काली गिलहरी को बचाने के लिए बेसपा के माले का दया के आदत पाई गई। मैंने बहुत कोशिश की, मगर यह कुछ न समझी, मुझे ही गुनहगार समझ लिया। जब वह चुड़ैल यहां से गई तो सब कुछ बर्बाद करके गई। उसका स्वभाव ही ऐसा था। तभी उसे अपने राज्य से निकाला गया था। मैंने इन सबको जीवित रखने के लिए अपनी शक्ति से छोटा किया था।
जिसके लिए मुझे अपना आधा शरीर भी त्यागना पड़ा। इनके जीवित रहने का भी इंतजाम मैं करता हूं, पर ये उस काली चुड़ैल की कृपा ही समझती हैं। मैंने फिर कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। जब तुम आए तो तुम्हारी परीक्षा ली मैंने कि तुम वास्तविक मानव हो या कोई उस चुड़ैल द्वारा भेजा प्रेत हो जो इन सब ना समझ कोवस गिलहरियों को खत्म कर दे। तुम वास्तविक दिल के सच्चे हो, यह जानकर पानी लेने दिया जलाशय से। मैं यह सब अब भी न बताता, मगर तुम्हें हताश देखकर दिल क्षुब्ध हो गया तो चला आया। रमन, आप महान हैं प्रभु। आप इन कोवस गिलहरियों की पूरी प्रजाति की रक्षा कर रहे थे और ये आपको गलत समझ रही थी। कितना मुश्किल है यह, जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दें और वह आपको ही दोषी समझे। आप फिर भी मदद करते रहे। आपके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। सारी गिलहरियां सत्य जानकर हाथ जोड़ लेती हैं और एक गिलहरी आगे आते हुए बोलती है, हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम आपको बहुत गलत समझ गए। दिन रात कोसते रहे, हर पल आपका नाश होने की दुआएं करते रहे, मगर आप निस्वार्थ हमारी रक्षा में उपलब्ध रहे। हम सबको माफ कर दीजिए। शिना, तुम सब मेरे बच्चे जैसे हो। मैंने कभी तुम्हें अपराधी माना ही नहीं, बस ना समझ समझा। मुझे यकीन था कभी न कभी तुम सब सत्य को जान जाओगे और आज रमन की वजह से सत्य सामने आ ही गया। रमन, धन्यवाद प्रभु। शीना, तुम निश्चित रहो रमन, मैं तुम्हें पाटर राज्य पहुंचाऊंगा। कमर कस लो, ऊर्जा से खुद को भर लो और तैयार हो जाओ अगले चरण के लिए। रमन मुस्कुरा जाता है। रमन सारी कोवस गिलहरियों का अभिवादन करता है और शिना बाबा रमन का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाकर आसमान की ओर ले जाता है। रमन, यह मेरा आखिरी पड़ाव है क्या? शिना, किसने कहा यह? रमन, वही कोवस गिलहरियां ने बताया था कि इस पड़ाव के बाद मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। शिना, देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर यह जरूर कहूंगा कि उन कोवस गिलहरियों पर विश्वास मत करो। वे ना समझ हैं, अपना काम निकलवाने को झूठ बोल देती हैं। रमन, ओह अच्छा। शिना, तुम धैर्य से आगे बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रमन हां की मुद्रा में सिर हिला देता है। दोनों हवा में उड़ते चले जा रहे थे। तभी रमन को एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। विशालकाय दरवाजा अपने आप में ही लाजवाब दिख रहा था। शिना, यह पाटर राज्य का दरवाजा है। देख रहे हो वैभव इनका, मगर मुझे यह नहीं समझ आ रहा, चुड़ैलों की महारानी सुभना से इस राज्य का क्या संबंध है? रमन, यह भी कोवस गिलहरियों ने ही बताया था। शिना, अरे तुम भी ना, चलो अब यहां तक आए हो तो इस राज्य में अंदर चलते हैं। शिना ने अपनी शक्तियों से अपना आधा शरीर पूरा किया और दोनों विशाल दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए। दोनों अंदर की तरफ गए और देखा कि बीच बाजार में दो लोगों को दो खंभों से बांधा जा रहा है और चारों तरफ भीड़ लगी है। रमन और शिना भी भीड़ में शामिल हो गए। भीड़ को चीरते हुए जब आगे पहुंचे तो देखा कि वे दोनों लोग बांधे जा चुके थे। तभी सिपाही जैसा एक आदमी आगे आया और बोला, पाटर राज्य के वासियों, देखो इन्हें, ये दोनों गुप्तचर हैं। इन्हें कल रात पकड़ा गया है। इन्हें हमने कार्य पर लगाया था कि हमारी राजकुमारी जो कि अप्सराएं हैं, जो पृथ्वी पर जल क्रीड़ा करने जाती हैं, उनके जाने से पहले रोज पता कर लें कि वहां कोई खतरा तो नहीं है भी है। मगर लगातार 3 दिन अप्सराओं के आभूषण चुराने की पृथ्वी पर कोशिश हुई, पर इन दोनों को कोई खबर नहीं थी। वह चोर जो इन्हीं का साथी होगा, तीसरे दिन अप्सराओं का एक गहना चुरा कर भाग गया। कितनी शर्म की बात है यह हमारे लिए। जब राजा साहब को यह बात पता लगी तो इन्हें खोजवाया गया, तो ये पृथ्वी पर छिपे मिले और अपने कार्य में लापरवाही का इन पर कोई जवाब नहीं था। तो राजा साहब ने यह आदेश दिया है कि इनको चौराहे पर बांधकर पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। आप लोगों में से कोई है जिसको यह सजा गलत लगती हो? रमन को यह समझते देर न लगी। यह वही राज्य है जिसे पृथ्वी पर कलवन मगरमच्छ और हम सफर कछुआ स्वर्ग बता रहे थे। अप्सराएं भी वही हैं जिनका मैं आभूषण लेकर भागा था और कलवन को मुक्ति दिलाई थी। ये बेचारे तो मेरी वजह से सजा पा रहे हैं। सिपाही फिर चिल्लाया, है कोई जिसको यह सजा गलत लग रही हो? रमन और शिना ने चारों तरफ देखा। जनता शांत खड़ी थी। सिपाही एक बार फिर चिल्लाया, यह आखिरी मुनादी है कोई जिसको यह सजा गलत लग रही हो? रमन एकदम चीखकर हाथ उठाते हुए बोला, मुझे मां, मतलब हम दोनों को। शिना का भी हाथ उठा दिया। सारी जनता एकदम से दूर हट गई। दोनों अकेले से खड़े थे। जनता, सिपाही और दोनों गुप्तचर सब रमन और शिना की तरफ चौंक कर देखने लगे। सिपाही आगे आकर बोला, गिरफ्तार कर लो इन्हें और गुप्तचरों को छोड़ दो। 4 सिपाहियों ने भाले से रमन और शिना को घेर लिया। गुप्तचर छोड़ दिए गए। वे दोनों जान बचाकर भाग गए। सिपाही ने आगे आकर कहा, डाल दो इन्हें कारागृह में, शाम के दरबार में पेश किए जाएंगे। दोनों को कारागृह में बंद कर दिया गया। शिना, क्या जरूरत थी वहां बोलने की? मुझे भी फंसा दिया। रमन,
प्रभु, वे दोनों मेरे किए की सजा भुगत रहे थे। शिना, मतलब? रमन पूरी कहानी बता देता है। तभी बगल के कारागृह का कैदी बोलता है, किस अपराध में आए हो मित्र? रमन, अरे यार, वे दो गुप्तचरों को चौराहे पर पत्थर मारकर मारने की सजा दे रहे थे। सिपाही ने पूछा, किसी को आपत्ति है? मैंने हां कर दिया। तो उन्हें छोड़, हमें उठा लाए। बगल वाला कैदी बहुत तेज हंसा और हंसते हंसते गिर गया। फिर संभलते हुए बोला कि आपको यहां के नियम का नहीं पता, ले बोल गए। रमन, कैसा नियम? कैदी, राजा के आदेश पर 3 बार जनता की सहमति मांगी जाती है। उस समय जनता को कुछ बोलना नहीं होता, यह बस औपचारिकता ही है। मगर कोई अगर बोल जाता है और सजा पर आपत्ति करता है तो मुख्य आरोपी को छोड़ सजा फिर आपत्ति दर्ज कराने वाले को मिलती है। वही हुआ है तुम्हारे साथ। और फिर हंसने लगा। रमन घबराया सा शिना की तरफ देखता रह जाता है। शाम को रमन और शिना को राजा के सामने पेश किया जाता है। सिपाही बताता है, महाराज, आपके द्वारा दी गई सजा पर इन दोनों को आपत्ति थी, तो हमने पाटर राज्य के कानून के अनुसार दोनों गुप्तचरों को रिहा कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ये अपनी सजा के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। राजा क्रोधित होते हुए चीखा, मेरे आदेश पर इनको आपत्ति कैसे हो सकती है? कौन है ये लोग? तभी महामंत्री खड़े होकर बोलते हैं, महाराज, ये हमारे राज्य के तो नहीं लग रहे। कौन हो तुम लोग? रमन, मैं मानव हूं और मेरा नाम रमन है। ये मेरे गुरु हैं, इनका नाम शिना बाबा है। महाराज, तो ये मानवी गुरु चेला यहां पाटर राज्य में क्या कर रहे हैं? महामंत्री, महाराज, लगता है घुसपैठिए हैं। रमन, घुसपैठिए होते तो क्या स्वयं को गिरफ्तार करवाते? महामाज थोड़े शांत होते हुए बोले, तो फिर क्यों आए हो यहां? रमन, महाराज, मैं ही वो मानव हूं जिसने आपकी अप्सरा रूपी राजकुमारियों का एक आभूषण चुराया था, और मैं यह बताने आया हूं कि मैं उन गुप्तचरों के साथ नहीं था। वह आभूषण मुझे एक जीव को मुक्त कराने के लिए चुराना पड़ा था, इसलिए मुझे उनकी सजा गलत लग रही थी। राजा, यह चोर हमारे सामने खड़े होकर अपना जुर्म कबूल रहा है, इसको मौत की सजा दे दी जाए। रमन, मौत की सजा? इस राज्य में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है क्या? महामंत्री, मूर्ख मानव हमारे महान राज्य पाटर राज्य पर अंगुली उठाता है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। रमन चीखा, हां बना लो बंदी, न्याय विधान ही गलत है। यहां तो अंधे हैं सारे, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आप सबसे? जनता इस राज्य में कितनी व्याकुल और त्रस्त होगी, मैं समझ सकता हूं। राजन, आपको अपने न्याय को फिर से समझने की जरूरत है। ऐसे ही निर्दोषों को सजा देते रहोगे तो बहुत जल्द विध्वंस हो जाएगा इस पाटर राज्य का। सारे मंत्रीगण देखते रह जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, छोड़ दो उसे। सारे सैनिक दूर हट जाते हैं। रमन देखता है कि वही अप्सराएं थीं जिनका आभूषण चुराया था उसने। वे राजा के समक्ष आकर बोली, पिताश्री, इस नवयुवक में बहुत हिम्मत है, इसको यह सजा देना उचित नहीं है। राजा, किंतु पुत्री, इसने हमारे आदेश की उल्लंघना और हमारे न्याय विधान पर अंगुली उठाई है। एक अप्सरा आगे आते हुए बोली, महाराज, हम तीनों बहनें भी काफी दिन से गलत न्याय व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे। पुरानी कुरीतियों को समय के साथ बदलना चाहिए, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसने की है। हम राजकुमारी होकर जो ना कह पाए, वो इसने आम इंसान होकर कह दिया। यह कहाँ का नियम है महाराज कि पूछा भी जाए आपत्ति है या नहीं, और आपत्ति दर्ज कराने वाले को ही सजा मिले? ऐसे बहुत से कानून हैं हमारे यहाँ। हमें वास्तव में जरूरत है अपने न्याय विधान को फिर से पढ़ने की, वरना निर्दोष सजा पाते रहेंगे और निश्चित ही उनकी हाय से हमारे राज्य का विध्वंस हो जाएगा। राजा, अगर इतना ही गलत न्याय विधान है तो अब तक किसी मंत्री ने टोका क्यों नहीं? महामंत्री सर झुकाकर बोले, महाराज, अगर हम टोकते तो भी आपके आदेश का उल्लंघन ही होता, इसलिए हम चुप रहे। राजा, ऑफ हो, जिस राज्य में मंत्रियों को अपनी बात कहने से डर लगने लगे, वह राज्य कैसे तरक्की कर सकता है? सत्य कह रही हो तुम पुत्री। तुम ऐसा करो, योग्य व्यक्ति को चुनकर न्याय विधान पर काम करो। इन दोनों मानवों को भी छोड़ दिया जाए और हम इन्हें अपने पूर्व के सजा पाए गुप्तचरों को भी राजकुमारी के आभूषण चुराने के अपराध से मुक्त करते हैं। रमन, शुक्रिया महाराज, आपकी हमेशा जय हो। रमन ने राजकुमारियों की तरफ देखते हुए भी शुक्रिया अदा किया। राजकुमारी, सब कुछ ठीक है। मानव, मगर तुम पाटर राज्य में क्यों आए थे? रमन, मुझे चुड़ैलों की रानी सुभना तक पहुंचना है और मुझे बताया गया कि वहां पहुंचने के लिए पाटर राज्य से होकर जाना होगा, तो मैं यहां चला आया। राजकुमारी, सुभना, उससे मिलने क्यों जाना है? रमन ने पूरी कहानी कह सुनाई। राजकुमारी, दिखाओ जरा हमें भी वह कपड़ा, हम भी तो देखें।
ऐसा कौन सा मखमली कपड़ा है जो पृथ्वी की राजकुमारी को चाहिए और जिसके लिए तुम यहां तक आ गए? रमन जेब से कपड़े का टुकड़ा निकाल ही रहा होता है कि कुछ सोचकर रुक जाता है। रमन ने कुछ सोचकर बोला, नहीं, मैं आपको वह कपड़ा नहीं दिखा सकता। राजकुमारी, क्यों? रमन, एक राजकुमारी ने देखा तो मैं अब तक मुसीबत में फंसा हुआ हूं। आपने देखा तो कहीं फिर से मुसीबत में न फंस जाऊं। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, अरे, हम आपको किसी मुसीबत में नहीं फंसाएंगे, बस वह कपड़ा देखने की इच्छा है। आप निश्चिंत हो, वह कपड़ा दिखाइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाए। रमन शिना बाबा की तरफ देखता है तो बाबा दिखाने का इशारा कर देते हैं। रमन कपड़ा राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी ध्यान से कपड़ा देखती है, फिर पलट कर देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर कपड़े को लेकर अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें कपड़ा दिखाकर धीरे से कुछ कहती है। दोनों बहनें भी कपड़ा छूकर देखती हैं और चौंकते हुए हां की मुद्रा में सिर हिला देती हैं। सारा दरबार राजकुमारियों की यह हरकत देख रहा था। तभी राजा बोले, क्या हुआ राजकुमारियों, कैसी शांति है ये? राजकुमारी चमन की ओर देखते हुए बोली, तो उस लाश खाने वाली चुड़ैल ने तुम्हें यह बताया कि यह दुपट्टे का कपड़ा चुड़ैलों की रानी सुभना के पास मिलेगा? रमन, हाँ बिल्कुल। राजकुमारी, रमन, सच सच बोलो, ये कपड़ा कहां से मिला है तुम्हें? रमन, सच ही तो बोला है मैंने। राजकुमारी एकदम से क्रोधित होते हुए बोली, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं। रमन, इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? जो सत्य है वही बताया है मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता। राजकुमारी शिना बाबा से बोली, आप तो संत हैं, आप तो सत्य बोलिए। शिना बाबा ने चौंकते हुए कुछ बोलने की कोशिश की ही थी कि राजा बोले, क्या हुआ राजकुमारी, आखिर क्यों आप इतने गुस्से में हैं? राजकुमारी राजा की तरफ मुड़ी और बोली, ये दुपट्टे का कपड़ा मालवी दीदी का है। एकदम से सारा दरबार चौंक गया, हर तरफ बातें होने लगीं। राजा भी चौंकते हुए बोले, क्या कह रही हो आप राजकुमारी, ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी, मैं अच्छे से पहचानती हूं इस दुपट्टे को, दीदी का ये पसंदीदा दुपट्टा था जो यापन ने उन्हें दिया था। रमन, कौन मालवी, कौन यापन और कौन दीदी? यहां पर हो क्या रहा है, कोई बताएगा? राजा ने सभा भंग कर दी और राजा, तीनों राजकुमारियां रमन व शिना महल के एक कमरे में आ गए। राजकुमारी बोली, मालवी दीदी हमारी सबसे बड़ी बहन थी, बहुत सुंदर थी वो। पिशाचों के राजकुमार यापन ने मुझे और मालवी दी को पृथ्वी पर देख लिया। वो मन ही मन मालवी दी को चाहने लगा। जब उसने दी के आगे अपनी प्यार का इजहार किया तो दी मना न कर सकी और उसने उपहार स्वरूप ये दुपट्टा दिया था जिसका कपड़ा तुम लिए फिर रहे हो। जब महाराजा यानी हमारे पिताजी को यापन का पिशाच होने पता चला तो उन्होंने मालवी दी का उससे मिलना जुलना बंद करा दिया, मगर वो पिशाच एक रात चुपके से मालवी दी को उठा ले गया। महाराजा ने बहुत खोज की और मालवी दी को खोज निकाला, मगर दी ने वापस आने से मना कर दिया। कालांतर में हमें पता चला कि दी गर्भवती हो गई थी और जब मैं उनसे मिलने गई तो बताया गया कि वो संतान उत्पत्ति के समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमने बहुत खोजा मगर वो कभी ना मिली और आज तुम वही दुपट्टा लिए घूम रहे हो। रमन, ये कैसे हो सकता है? शिना बाबा, हो सकता है कि वो जो पिशाच की नगरी है वही चुड़ैलों की भी नगरी हो और मालवी की मृत्यु के बाद वो दुपट्टा किसी चुड़ैल ने हथिया लिया हो। राजकुमारी, मगर चुड़ैलों की रानी किसी की उतरण क्यों पहनेंगी? रमन, ये तो अब चुड़ैलों की नगरी जाकर ही पता चलेगा। राजकुमारी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रमन, नहीं, मैं अपने काम में किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। शिना बाबा, आपको भी वापस कोवस गिलहरियों के पास जाना होगा। यह सफर मेरा है और मैं अकेला ही तय करूंगा। राजकुमारी, तुम अपना सफर तय करो रमन, मैं अपनी दीदी का पता लगाऊंगी। रमन, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। राजकुमारी, मेरे साथ तो चल सकते हो, तुमने कहां वो नगरी देखी है, लेकर तो मैं ही जाऊंगी। शिना बाबा बोले, दोनों लोग साथ चले जाओ ना, शायद यही नियति चाहती हो। रमन, ठीक है तो फिर चलते हैं साथ, मगर सतर्क रहना राजकुमारी, मेरे साथ हर पल खतरा है। शिना बाबा को कोवस गिलहरियों के पास वापस भेजकर रमन अप्सरा राजकुमारी के साथ चुड़ैलों की नगरी की ओर बढ़ जाता है। दोनों साथ में आसमानों में उड़ रहे थे। रमन ने राजकुमारी की तरफ गौर से देखा तो उसका रूप सौंदर्य अद्भुत था। आसमानों में चमकते तारे की तरह वो चमक रही थी। वो अनायास ही बोल उठा, आप तो बहुत खूबसूरत हैं राजकुमारी। राजकुमारी मुस्कुराते हुए, ये आपने अब ध्यान दिया है। रमन, जब आपका आभूषण चुराया था तब आपको देखने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि डर था कहीं पत्थर का न बन जाऊं। फिर आपकी राजसभा में तो आप पर नजर टिकाना भी मुश्किल था। अब जब सिर्फ हम दोनों ही हैं तब आपको ध्यान से देख पा रहा हूं। आपका रूप सौंदर्य तो लाजवाब है। राजकुमारी धीरे से मुस्कुरा जाती है और फिर कहती हैं, आपको तो मेरा नाम तक नहीं पता।
रमन माथा पीटते हुए, धत, ये तो मैंने पूछा ही नहीं अब तक। राजकुमारी, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरे नाम अवनी है रमन, अवनी। अच्छा नाम है, क्या मतलब है इसका? अवनी, इसका अर्थ है धरा, पृथ्वी। रमन, तभी आप जल क्रीड़ा के लिए पृथ्वी पर जाते हो? अवनी, अरे वो तो हम बस मनोरंजन के लिए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम बुत बन जाते थे तो तुम्हें ठीक कौन करता था? रमन, वो अभर राज्य का राजा गिरगी का एक हमसफर कछुआ था। वो बहुत मायावी था, वही ठीक करता था। अवनी, अच्छा अच्छा। तभी रमन को सामने एक दैत्य दिखाई देता है, काले रंग का, भयंकर सा, हाथ में कटार और हड्डियों की माला पहने हुए। रमन और अवनी रुक जाते हैं। तभी वो दैत्य बोलता है, वहीं रुक जाओ ए अजनबी, यहां से महारानी सुभना का राज्य प्रारंभ होता है। रमन, हे दानवराज, हमें भी रानी सुभना से ही मिलना है। दैत्य, दानवराज, ये तो किसी ने नहीं बोला आज तक मुझसे। रमन, अब दानवराज ही तो हैं, देखिए अपनी बलशाली भुजाओं को, देखिए जरा अपने चेहरे को, और ये कटार पकड़ने का तरीका आपकी युद्ध कला की निपुणता दिखाता है। राजकुमारी अवनी रमन को देखती रह जाती है। दैत्य, कौन हो आप जो इतना सम्मान दे रहे हो मुझे? मैं तो बस मामूली पहरेदार हूं। रमन, मैं तो मानव हूं, मेरा नाम रमन है और ये अवनी है। पर आप ऐसा ना कहिए दानवराज, एक पहरेदार भी सिपाही होता है। मेरे पिता भी पहरेदार हैं और वो भी सैनिक हैं। वो हमेशा कहते हैं कि युद्ध हमेशा सैनिकों के दम पर लड़े और जीते जाते हैं। राजा तो बस राज करते हैं और पहरेदार के मजबूत कंधों पर ही तो संपूर्ण राज्य की सुरक्षा का दायित्व होता है। इसका मतलब आप इस राज्य के सबसे बलशाली दानव हो। दैत्य अपनी नम आंखों को पोंछते हुए, यहां कितने ही भूत, पिशाच, राक्षस, दैत्य और विभिन्न कोटि के जीव आए, पर आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, मेरी काबिलियत को नहीं पहचाना, मेरी मेहनत नहीं देखी। तुम पहले हो जो इस सबको समझे हो। तुम मानव होकर भी मुझसे डरे बिना मेरी इज्जत कर रहे हो, और यहां मेरी ही जाति के लोग मुझे घृणित नजरों से देखते हैं। कहते हैं पहरेदार ही तो है, पहरेदारी तो श्वान भी कर लेता है। रमन, अरे बाप रे श्वान। पर दानवराज, मेरी नजर में तो श्वान भी गलत नहीं है। वो कम से कम अपने मालिक का वफादार तो होता है, अपने नमक का फर्ज अदा करता है। राजकुमारी अवनी रमन की बातों की कला को बस देखे ही जा रही थी। दैत्य, तुम मेरे सच्चे मित्र हो मित्र। महारानी सुभना से मैं मिलाऊंगा तुम्हें। इस राज्य में कोई भी भूत, पिशाच, चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंगक्ष तुमसे वादा करता है कि तुम जिस भी प्रयोजन से यहां आए हो, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रमन, अंगक्ष कौन है दानवराज? दैत्य, मेरा ही नाम अंगक्ष है मित्र। रमन मुस्कुराकर अवनी की ओर देखता है और अवनी भी बस देखती ही रह जाती है। पहरेदार दैत्य अंगक्ष अपनी जगह किसी और दैत्य को खड़ा कर रमन व राजकुमारी अवनी को लेकर राज्य में अंदर प्रवेश करता है। अंदर का विकराल दृश्य देख रमन और अवनी सहम जाते हैं। हवा में चारों तरफ भयंकर सी चुड़ैलें घूम रही थीं। सरकटे भूत टहल रहे थे। सिंगों वाले और दांत बाहर वाले पिशाच घूम रहे थे। कई जानवर मरे पड़े थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। कहीं धड़ पड़े थे तो कहीं अंतड़ियां निकली पड़ी थीं। सारे के सारे दैत्य हुंकारे से भरते हुए रमन और अवनी को देख रहे थे। रमन धीरे से अवनी से बोला, तुम तो आ चुकी हो ना पहले यहां? अवनी अंदर नहीं आई थी, बाहर से ही इस अंगक्ष ने लौटा दिया था। तुमने इसे बातों में लगा लिया, वरना ये किसी को घुसने नहीं देता अंदर। बहुत स्वामी भक्त है ये। रमन, वो तो ठीक है, मगर ये कैसा राज्य है, यहां तो चलना भी मुश्किल है। अवनी, तो तुम्हें क्या लगता है चुड़ैलों और पिशाचों की नगरी में और क्या होगा? ये लोग दिन भर भटकते हैं, लाशों को खोद लेते हैं, कमजोर जानवरों को खा जाते हैं। इसी बात के तो राक्षस हैं ये। दैत्य अंगक्ष जो आगे चल रहा था पीछे मुड़कर बोला, किस बारे में बात हो रही है मित्र? रमन, हम बस ये सोच रहे थे कि आप लोगों के जीवन में भी बहुत कठिनाई है। अंगक्ष, कठिनाई तो हर जगह है मित्र। पृथ्वी मानवों ने रख ली, स्वर्ग देवताओं ने, पाताल नाग आदि जानवरों ने। अब हम दानव लोग कहां जाएं? वो तो ये अपनी नगरी है, तो जो कोई भी इस कोटि में आता है इस नगरी में आ जाता है। आखिर हमें पसंद करता ही कौन है? रमन, तो इस कोटि में कब तक रहते हो आप लोग? अंगक्ष, जब तक जीवन पूरा नहीं हो जाता। हम अधूरे जीवन वाले हैं, जो समय रहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब दूसरे जीवन के लिए वक्त है। पहला जीवन पूरा नहीं हुआ तो नए जीवन तक का समय हम इस कोटि में गुजारते हैं। फिर जितना भी जीवन हमने जिया होता है उसके कर्मों के आधार पर हमें भूत, पिशाच, प्रेत आदि की कोटि प्राप्त हो जाती है। बस फिर इंतजार बचता है, सिर्फ इंतजार। रमन, सब कुछ निर्धारित है मतलब? अंगक्ष, हाँ बिल्कुल। सामने महल में आगे आगे अंगक्ष और पीछे पीछे रमन व अवनी प्रवेश करते हैं। राजदरबार के दरवाजे पर अंगक्ष कहता है,
मित्र, तुम यहीं रुको, मैं रानी से आज्ञा लेकर आता हूं। रमन और अवनी वहीं रुक जाते हैं। अंगक्ष राज दरबार में प्रवेश करता है और रानी का अभिवादन करता है। रानी, अंगक्ष, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अंगक्ष, महारानी, आपसे मिलने एक मानव और एक लड़की आए हैं। मानव दिल का बहुत अच्छा और नेक है। मैं व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उनसे मिलें और उनके प्रयोजन को पूर्ण करने की कृपा करें। रानी, अंगक्ष, इतने सालों में तुम्हारी कार्यशैली में हमें कभी कोई कमी नहीं नजर आई। तुम अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूके। अगर तुम उस मानव की सिफारिश कर रहे हो तो निश्चित ही वह देखने योग्य है। हमसे उसकी जो मदद हो सकेगी हम करेंगे, बुलाओ उसे। अंगक्ष खुश होकर अभिवादन करता हुआ बाहर निकल जाता है। बाहर आकर रमन से कहता है, चलो, तुम लोगों को रानी ने बुलाया है। आगे आगे अंगक्ष और पीछे रमन व अवनी राज दरबार में प्रवेश करते हैं। तीनों ने सिर झुकाए हुए थे। अंगक्ष ने अभिवादन किया तो रमन और अवनी ने भी किया। रानी, कौन हो तुम? मानव, और तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन है? रमन जैसे ही सिर उठाकर रानी को देखता है, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं। चेहरे पर सवालों के अनेकों भाव आ जाते हैं। फिर अवनी सिर उठाती है और इस बार रानी चौंक कर खड़ी हो जाती है। रानी के चेहरे पर आश्चर्य की पराकाष्ठा की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। रानी अवनी को देखकर आश्चर्य में थीं और रमन रानी को देखकर। रानी के इस तरह कौतूहल के साथ राजगद्दी से खड़े हो जाने पर सारे दैत्य मंत्रीगण भी खड़े हो गए। अंगक्ष भी घबराया सा कभी रमन को देखता तो कभी रानी को और कभी स्तब्ध राज दरबार को। रमन चौंकते हुए कहता है, तो ये आपका किया धरा था सब? आपने धोखा दिया मुझे। चुड़ैलों की रानी सुभना बोली, कैसा धोखा? हमने बस वही किया जो जरूरी था। इस काम के लिए तुम उपयुक्त थे तो तुम्हें ही उपयोग किया। तभी राजकुमारी अवनी बीच में बोलती है, तुम जानते हो इन्हें? रमन, जानता हूं। अरे इन्हीं का किया धरा है सब कुछ। ये वही बुढ़ियां हैं जो उस रात मेरी पहरेदारी के दौरान रो रही थी। ये वही चुड़ैल हैं जिनका मैं दुपट्टे का कपड़ा लेकर भागा था। इन्हीं ने सुभना के पास भेजा था, पर यह नहीं बताया कि यह खुद ही सुभना है। रानी आगे आकर बोलती है, तो क्या हुआ? रमन, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? बताओ, इतनी जो दिक्कतें तुमने उठाई हैं उसके बदले क्या चाहते हो? रमन, सबसे पहले तो मैं बस जवाब चाहता हूं कि यह सब किया ही क्यों तुमने। रानी, बैठो, दोनों आराम से। दैत्य अंगक्ष, तुम जाओ, मैं देख लूंगी इन्हें। अब ये मेरे मेहमान हैं। अंगक्ष अभिवादन करके चला जाता है। रानी अवनी की तरफ घूमकर कहती है, अब चौंकने की बारी तुम्हारी है। अवनी के। अवनी गौर से उसे देखने लगती है। रानी, मैं तुम्हारी मालवी दी हूं। अवनी बुरी तरह चौंक कर, क्या? ये कैसे हो सकता है? दी की तो मृत्यु हो गई थी। रानी, पूरी कहानी बताती हूं। रमन, अवनी और रानी तीनों महल के एक कक्ष में आ गए। रानी, पाटर राज्य में पिशाचों के राजकुमार यापन और मेरे बीच प्रेम संबंध थे, ये तो तुम जानती ही हो। अवनी के। जब पिताजी ने हमारा मिलना बंद करवा दिया था तो यापन एक रात हमारे महल में आया और मुझे उठाकर नहीं ले गया था। मैं खुद अपनी इच्छानुसार उसके साथ गई थी। मैं खुशी चली तो आई, मगर यहां आकर 1 माह बाद यापन और उसके इस राज्य की सच्चाई सामने आई। दरअसल यापन को अपना पिशाचों का वंश आगे बढ़ाने के लिए एक अति शक्तिशाली बच्चा चाहिए था, जिसके लिए उसे एक अप्सरा के साथ की जरूरत थी जो स्वेच्छा से उसके साथ आई हो। इसीलिए उसने मेरे साथ वो प्रेम का नाटक किया। मगर अफसोस, जब तक मैं ये सब समझी, मैं गर्भवती हो चुकी थी। मुझे यहाँ का माहौल, ये खून, मांस के लोथड़े और सर कटे भूत व आत्माएं सबसे घिन आने लगी थी। धीरे धीरे मेरा रूप, सौंदर्य ढलता गया और वो समय भी आया जब पिशाच का पुत्र जन्मा। वो पैदा होते ही चलने लगा। वह बहुत भयानक था। मुझे बहुत चिंता हुई कि यह अति शक्तिशाली है। अगर इसे आज न रोका गया तो बड़ा होकर जाने क्या करेगा। वैसे भी मैंने कभी उसे अपना पुत्र माना ही नहीं था और एक रात मैंने उसे जहर देकर मार दिया। जब यह बात यापन को पता चली तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने मेरा गला दबा लिया और मुझे जान से मारने लगा। मगर मैंने अपना मायावी खंजर, जो पाटर राज्य से साथ लाई थी, उसके सीने में उतार दिया, लेकिन उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। मैंने छटपटाते हुए खंजर से कई वार किए उस पर। परिणाम स्वरूप वह धराशायी होकर गिर गया, पर मैं खुद को भी न बचा सकी। मेरी आत्मा ने अपनी लाश वहां पड़ी देखी। मैं घबरा गई और इस राज्य से भाग गई। यहां से भागकर कुछ दिन मैं कोवस गिलहरियों के साथ रही और उनकी व्यथा सुनी। फिर आगे बढ़ी तो श्यामल नाग और गरुड़, कलवन, मगरमच्छ, गिरगी गिरगिट, नवाचा जिन्न और काफल जादूगर, इन सब से मैं बेही। सबने मेरी कुछ न कुछ मदद की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। पिता को धोखा देने और अपने पति व बाप के कहा। बच्चों को मारने के कर्म स्वरूप मेरी आत्मा को यह चुड़ैल की कोटि मिली
और मैं इस रूप में हो गई। यहाँ के मंत्रीगण को जब पता चला कि उनकी रानी अब चुड़ैल बन चुकी है तो वे मुझे खोजते खोजते मुझ तक पहुंच गए। वे अनुनय विनय करने लगे कि मैं उनका राज्य संभालूं। मेरे पास कोई विकल्प न बचा था, मैं चुड़ैल बन चुकी थी। इसलिए मैं मंत्रीगण के साथ वापस इस राज्य में आ गई। यह राज्य पिशाच के राज्य से चुड़ैलों की नगरी हो गया। मगर वे सारे जीव, उनकी समस्याएं और उनके श्राप मेरे दिमाग में घूमते रहे। मुझे कैसे भी उन सबको मुक्त कराना था, क्योंकि मैं कुछ तो अच्छा करना चाहती ही थी। तब मुझे याद आया कि उन सब की बातों में एक बात सामान्य थी, उनकी मुक्ति कोई मानव ही कर सकता था। अब मुझे एक ऐसे मानव की तलाश थी जो यह सब झेल सके, जो बहादुर हो, निर्भीक हो, चतुर हो और हार न मानने वाला हो। मैं पृथ्वी पर कई जगह घूमी, मगर कोई मानव ऐसा न दिखा। फिर एक दिन तुम पर नजर पड़ी, रमन। तुम एकदम सफल व्यक्तित्व लगे, हर विधा में पारंगत। मुझे लगा तुम ही वह हो जो सारे जीवों की मदद कर सकता है। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे पिता की तबीयत खराब की। तुम उनकी जगह पर पहरेदारी करने आए और आगे की कहानी तुम्हें पता है। तुम्हारी तलवार में दुपट्टे का टुकड़ा मैंने अटकाया था। तुम्हारी राजकुमारी के मन में भी उस कपड़े का विचार मैंने ही लाया था। फिर तुम सब कुछ पार करते हुए यहां तक आ गए, पर तुम पाटर राज्य उन गिलहरियों के झूठ की वजह से पहुंच गए। यह मैंने नहीं सोचा था। अवनी बीच में बोली, सही रहा ना दी, जो ये हमारे यहां पहुंच गए, वरना आपकी मौत हमारे लिए रहस्य ही रह जाती। रानी, हाँ यह तो है, सब कुछ नियति से ही होता है। रमन, मुझे लगा था आपने अपने लिए मेरा जीवन खतरे में डाल दिया, पर आप तो बस उन सब जीवों की मदद कर रही थी। रानी, तुम्हारा चुनाव बहुत सही रहा मेरा। तुम्हारी परीक्षा सिर्फ जीवों को आजाद कराने की नहीं थी, तुम्हारे खुद के ज्ञान की भी परीक्षा थी रमन। मतलब रानी, जब काफल जादूगर से तुमने उस बच्ची और उसके बाद को आजाद कराया तो तुमने यह साबित किया कि कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, मगर हमारे अपने हमारे साथ रहते हैं हमेशा। जब उस नवाचा जिन्न को तुमने आराम करने का मौका दिया तो यह साबित किया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब राजा गिरगी के पास राजकुमारी त्रिशा का चुनाव किया तो साबित किया कि मुश्किल कैसी भी हो, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत चित्त से समाधान खोजना चाहिए। जब कलवन मगरमच्छ ने तुम्हें अप्सराओं के आभूषण चुराने भेजा तो तुमने साबित किया कि हमें अपने भीतर धैर्य रखना चाहिए। जब श्यामल नाग ने धोखे से तुम्हें अपने भाई गरुड़ के पास ग्रास बनाकर भेजा तो तुमने साबित किया कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुठसने जेते ही कोवस गिलहरियों के झूठ को पकड़ा तुमने। शिना बाबा के वार करने के बाद भी उनका सम्मान करना नहीं छोड़ा। पाटर राज्य के गलत न्याय विधान पर उंगली उठाई। मगर इन सब में सबसे कठिन था मुझ तक पहुंचना। मैं सोच रही थी कि इतने भूत पिशाच आत्माओं के बीच से एक साधारण मानव मुझ तक आखिर पहुंचेगा कैसे। मगर तुमने पहरेदार दैत्य अंगक्ष को अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि वह खुद तुम्हें सबसे बचाता हुआ यहां मेरे सामने ले आया। हर तरह से सर्वगुण संपन्न हो तुम, रमन। अवनी आश्चर्य से रमन की गौरव गाथा सुन रही थी और प्यार भरी नजरों से रमन को देख रही थी। तभी रानी बोली, ऐसे मत देखो अवनी, ये अपनी शादी तय कराए हैं अभर राज्य के राजा गिरगी की पुत्री राजकुमारी त्रिशा से। वह और उनका राज्य इनका इंतजार कर रहे होंगे। अवनी ने कहा, वो राजकुमारी त्रिशा तो मानव है ना, मैं तो अप्सरा हूं। रमन, आप 2 शादियां कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पाटर राज्य में रह लूंगी और त्रिशा आबर राज्य में। रमन मुस्कुराकर बोला, नहीं राजकुमारी अवनी, शादी तो मैं एक ही करूंगा, वह भी त्रिशा से, क्योंकि उसी से वादा करके आया हूं। आप अप्सरा हैं, आप कोई राजकुमार देखिए अपने लिए। और रानी जी, आप मुझे वह कपड़ा उपलब्ध करा दीजिए जिससे मैं वापस अपने मां पिता के पास लौट सकूं। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए और राजकुमारी को कपड़ा दे सकूं। रानी बोली, जो कपड़ा तुम्हारे पास है मेरे दुपट्टे का, उसका एक धागा खींचना। जितना कपड़ा चाहिए उस धागे को खींचते जाना और कपड़ा बनता जाएगा। रमन ने कहा, मतलब मैं अपनी समस्या का समाधान साथ लिए घूम रहा था। यह तो कस्तूरी मृग सी कहानी हो गई। रानी मुस्कुराकर बोली, रमन, तुम्हारे पिताजी को राजकुमारी ने 7 दिन का वक्त दिया था कपड़ा लाने को, मगर तुम घबराओ मत। तुम्हें लग रहा होगा कि इस माया जाल में बहुत दिन हो गए, तो चिंता मत करो, मैंने वक्त को धीरे कर दिया था। अब तुम जाओ, अवनी को मैं पाटर राज्य भिजवा दूंगी। रास्ते में त्रिशा से मिलते जाना, तुम उससे शादी कर उसके राज्य को संभालना। मैं आया करूंगी तुमसे मिलने। रमन मुस्कुराकर खड़ा हुआ, सबका अभिवादन किया। रानी और अवनी उसे महल के बाहर तक छोड़ने आए। राज्य के दरवाजे पर दैत्य अंगक्ष मिला। अंगक्ष ने पूछा, काम हो गया मित्र? रमन ने कहा, भाई तुम नायाब हो, तुम्हारी वजह से मेरा काम हो गया। अंगक्ष बोला, तुम भी भाई बहुत अच्छे मानव हो,
जहां भी रहो याद रखना तुम्हारा एक मित्र अंगक्ष भी है। रमन ने कहा। सिर्फ अंगक्ष नहीं, दानवराज अंगक्ष। अंगक्ष मुस्कुराकर रमन को विदा करता है। रमन हवा में उड़ते हुए अभर राज्य में पहुंचा और राजा गिर्गी व राजकुमारी त्रिशा से मिला। उसने अपना काम पूरा होने की जानकारी दी और जल्द वापस आने का वादा करके अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही राधा और रामाधीन उसे गले लगा लेते हैं। वह पूरी कहानी उन्हें बताता है और वह मखमली कपड़ा रामाधीन को दे देता है। रामाधीन उस कपड़े को राजकुमारी तक पहुंचा देता है। इसके बाद राधा, रमन और रामाधीन अभर राज्य की ओर निकल जाते हैं। रमन और त्रिशा धूमधाम से शादी करते हैं और रमन अभर राज्य का राजा बन जाता है। कभी कभी कोवस गिलहरियां उससे मिलने आ जाती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।